मैं हूं अमी अंतर्ध्वनि से और आज हमारे साथ डॉक्टर भौमिक मेघनाथानी और डॉक्टर निकुंज दादानिया जुड़े हुए हैं। वो दोनों कंसल्टेंट रूमेटोलॉजिस्ट है। और डॉक्टर भौमिक तो लास्ट हमारा जो पार्ट 1 था सेशन का असेसमेंट टूल्स, उसमें भी हमारे साथ जुड़े थे। और डॉक्टर निकुंज वो एक रूमेटोलॉजिस्ट है और उन्होंने उनका MBBS और MD इंटरनल मेडिसिन BJ मेडिकल कॉलेज गुजरात से किया है। वो उनका सुपर स्पेशलाइजेशन DNB रूमेटोलॉजी इंद्रप्रस्थ अपोलो हॉस्पिटल न्यू दिल्ली से उन्होंने किया है। वी वेलकम यू डॉक्टर निकुंज। डॉक्टर भौमिक। So thank you very much for the very kind introduction और a very good evening to everyone. सबसे पहले तो मैं अंतर्ध्वनि को थैंक यू कहना चाहूँगा कि once again for providing this opportunity to me to be able to share a few thoughts about the ankylosing spondylitis। ये जो बीमारी है उसकी जो असेसमेंट के बारे में कुछ लोग मुझे जानते होंगे। लास्ट टॉक में भी मैं था जिसमें हमने फर्स्ट पार्ट में बासडाई और एसडास जो है वो कवर किया था। आज जो है ये सेकंड पार्ट है जिसके अंदर हम कुछ और ऐसे मेजर्स देखेंगे जो ये स्पॉन्डाइलोआर्थराइटिस या एंकिलोजिंग स्पॉन्डिलाइटिस बीमारी में एज ए रूमेटोलॉजिस्ट हम इस्तेमाल करते हैं और इससे आपकी जो बीमारी है उसको हम कैसे मॉनिटर कर सकते हैं। और at the outset, once again, big thanks to Ami and Tapan and everyone at Antardwani for inviting me, and warm welcome to Nikunj. I share a very fond interaction with him. He is also from Ahmedabad, and warm welcome to him as well. We have been both trained from the Civil Institute, so a very warm welcome to Dr. Nikunj as well. So आज का जो पार्ट है उसके अंदर हम कुछ टूल्स जो है वो कवर करेंगे जो है बास्फी परफॉर्मेंस इंडेक्स यानी कि ASPI, हेल्थ इंडेक्स यानी कि एसास हेल्थ इंडेक्स, EQ5D और कुछ और बेसिक जो टूल्स है वो कवर करेंगे। और मेरा जो रोल है कि आज फर्स्ट पार्ट में मैं बास्फी और बास्फी कवर करूंगा और डॉक्टर निकुंज जो है वो बाकी के पार्ट्स जो है वो कवर करेंगे। ये प्रेजेंटेशन की बहुत सारी स्लाइड्स जो है हमने एसास सोसाइटी जो एंकिलोजिंग स्पॉन्डिलाइटिस की एक इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है, कुछ चुनिंदा रूमेटोलॉजिस्ट जो है वो इस ऑर्गेनाइजेशन के पार्ट है और ये उसकी एक फ्रीली अवेलेबल स्लाइड लाइब्रेरी है। कोई भी जाके ये एसास की वेबसाइट से ये एजुकेशनल स्लाइड किट यूज़ कर सकते हैं। मेनली उसकी काफ़ी सारी स्लाइड्स हमने ये टॉक में यूज़ की है। सो लास्ट टॉक में हमने कवर किया था कि ये जो आउटकम मेजर्स होते हैं जो हम यूज़ करते हैं स्पॉन्डिलोआर्थराइटिस में, एंकिलोजिंग स्पॉन्डिलाइटिस में, ये एक ओमेरिक करके संस्थान है। ओमेरिक इज बेसिकली आउटकम मेजर्स इन रूमेटोलॉजी और इसके अंदर बहुत सारी जैसे रूमेटॉइड आर्थराइटिस बीमारी है, स्पॉन्डिलोआर्थराइटिस, एंकिलोजिंग स्पॉन्डिलाइटिस टाइप की बीमारी है, ये सब के जो ऑर्गेनाइजेशन है अपने एक प्रोटोकॉल के हिसाब से ये ओमेरिक कमिटी को अपना प्रोटोकॉल भेजते हैं और उसमें से कुछ कंपोनेंट्स ऐसा डिसाइड किए जाते हैं कि ये कंपोनेंट हर एक क्लिनिकल ट्रायल में या फिर जो सिम्टम इम्प्रूवमेंट होता है या डिजीज कंट्रोल करने की जो थेरेपी या दवाई दी जाती है उसमें उस कंपोनेंट को इस्तेमाल किया जाना चाहिए। और इसको बेसिकली ओमेरिक जो है एक ओनियन की तरह देखता है। जैसे एक हम ओनियन होता है, प्याज होती है, उसमें लेयर्स होते हैं, जैसे आप क्लीन करते जाते हैं, रिमूव करते जाते हैं, वैसे आप इस स्लाइड में देख पाएंगे कि इसके अंदर कुछ लेयर्स में है कुछ चीज़ें, फिजिकल थेरेपी, क्लिनिकल रिकॉर्ड कीपिंग, DCART यानी कि डिसीज कंट्रोलिंग एंटी रूमेटिक ट्रीटमेंट होता है, एक होता है SMART यानी कि सिम्टम मॉडिफाइंग एंटी रूमेटिक ड्रग्स जो होते हैं। उस हिसाब से ये कुछ टूल्स है कि फंक्शन एसेस किया जाना चाहिए, एक पेशेंट का पेन जो है वो एसेस किया जाना चाहिए, स्पाइनल मोबिलिटी है एक एंकिलोजिंग स्पॉन्डिलाइटिस मरीज की वो एसेस की जानी चाहिए, पेशेंट ग्लोबल यानी कि पेशेंट का खुद का इस बीमारी से लास्ट 1 वीक में उनका क्या ओपिनियन रहा है वो इंक्लूड किया जाना चाहिए। तो एक जो होता है कि डिजीज के बारे में जो ट्रीटमेंट दी जाती है उसके लिए ये कुछ डोमेन्स है, उसके लिए जो एसास और ओमेरिक है कुछ कोर्स सेट क्राइटेरिया जो है वो डिफाइन करते हैं जो ये स्लाइड में दिया गया है। मैं इस स्टेप्स में नहीं जाऊँगा। इस तरह से ही सिमिलरली SMART यानी कि सिम्टम मॉडिफिकेशन के लिए जो दवाई इस्तेमाल की जाती है उसमें भी ये जो डोमेन्स है उसके कुछ इंस्ट्रूमेंट्स है जो आप काफ़ी कॉमनली जो है वो आप पढ़ पाएंगे कि स्पाइनल मोबिलिटी में चेस्ट एक्सपांशन, मॉडिफाइड शोल्डर्स, जो हम थोड़ी देर में कवर करने वाले हैं। सो एसेंशियली स्पीकिंग ये सब जो है
और लास्ट में जो क्लिनिकल रिकॉर्ड कीपिंग, यानी कि जो क्लिनिकल ट्रायल्स होते हैं जिसके बेसिस पे से बहुत सारी नई दवाइयाँ हमें पता चलती है कि ये टाइप की दवाई भी हम एंकिलोजिंग स्पॉन्डिलाइटिस में या स्पॉन्डिलोआर्थराइटिस टाइप की बीमारी में इस्तेमाल कर सकते हैं। तो उसके लिए भी एहसास और ओमरेक में कुछ कोर सेट क्राइटेरियाज डिफाइन किए गए हैं जो ये स्लाइड्स में आप मोटे मोटे रूप से देख पा रहे हैं। अगर हम बात करें तो प्रीडोमिनेंटली जो एक्शियल स्पॉन्डिलोआर्थराइटिस होता है, यानी कि एक्शियल यानी कि आपका स्पाइन जो गर्दन से लेके या आपका जो टेल बोन है उस रीजन में कहीं पे भी पेन होता है तो हम उसको एक्शियल पेन कहते हैं या एक्शियल इन्वॉल्वमेंट ऑफ स्पॉन्डिलोआर्थराइटिस कहते हैं। और जो पेरिफेरल आर्थराइटिस होता है वो आपके पेरिफेरल जॉइंट्स यानी कि आपका रिस्ट हो गया, छोटे छोटे जो जॉइंट्स हैं हाथ के या पैर के, घुटना हो गया, एंकल जॉइंट हो गया, उस तरह से जो पेरिफेरल जॉइंट्स होते हैं वो पेरिफेरल आर्थराइटिस में इंक्लूड होता है। स्पॉन्डाइलोआर्थराइटिस यानी कि एंकाइलोजिंग स्पॉन्डिलाइटिस जो है वो आपकी स्पाइन जो है उसमें जो एंकाइलोसिस हो जाता है यानी कि फ्यूजन हो जाता है, स्पाइन आपका जो है बैम्बू जैसा हो जाता है, उसको हम किस तरह से मेजर कर सकते हैं, आपकी बीमारी किस तरह से प्रोग्रेस हो रही है वो मेजर करने के लिए कुछ चीज़ें हम इस्तेमाल करते हैं जो जिसे एक्शियल मोबिलिटी मेजर्स कहते हैं। उस चीज़ में कई बार चेस्ट एक्सपांशन जो है कि किस तरह से आप जैसे सांस लेते हैं और छाती आपकी जो फुलनी है, जैसे कई मरीज को कंप्लेन होता है कोस्टोकॉन्ड्राइटिस का। कोस्टोकॉन्ड्राइटिस यानी कि बैक पेन के अलावा छाती के रीजन में, इस रीजन में रिब केज में भी उनको पेन फील होता है और वो भी एक उनका प्रोमिनेंट सिम्टम रहता है, जिसके वजह से कई बार धीरे धीरे ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम जैसे बीमारी आगे बढ़ती है तो चेस्ट एक्सपांशन जो है वो मरीज का कम होने लगता है। तो एक चीज़ होती है टू मेजर दैट चेस्ट एक्सपांशन, दूसरा होता है कुछ जैसे कि आपका ऑक्सीपिट टू वॉल डिस्टेंस। ऑक्सीपिट यानी कि आपका सर के पीछे जो एक हड्डी का प्रोमिनेंस होता है जिसे ऑक्सीपिट कहते हैं, वो सब हम देखेंगे कि किस तरह से मेजर करते हैं। उसी तरह से ट्रैगर टू वॉल डिस्टेंस यानी कि आपका कान का ये जो हिस्सा है जहाँ पे आपका जो एक्सटर्नल ऑडिटरी मीएटस है उसके जस्ट आगे से लेके आप वॉल तक कितना सटक के खड़े रहते हैं तो उसमें क्या डिस्टेंस है। फिर आपकी जो नेक मूवमेंट है, सर्वाइकल रोटेशन, वो देखी जाती है, लेटरल स्पाइनल फ्लेक्शन, मॉडिफाइड शोबर्स टेस्ट, इंटरमेल्युलर डिस्टेंस और बास्मी करके एक स्कोर है जो हम देखते हैं। इस टाइम पे मैं एक डिस्क्लेमर कहना चाहूँगा कि जो पिछले हमने टॉक में बात की थी कि जो एसडास है या पासडाई स्कोर है, दोज आर पेशेंट रिपोर्टेड आउटकम्स, यानी कि वो मरीज खुद अपने हिसाब से वो फिलअप कर सकता है और उसको एक स्कोर मिल जाता है और वो स्कोर अपने ट्रीटिंग डॉक्टर से या रोमेटोलॉजिस्ट से शेयर करके वो अपनी बीमारी को अपने हिसाब से ही मॉनिटर कर सकता है। इस टॉक में हम जो बात करने वाले हैं वो सारे जो इंस्ट्रूमेंट्स है वो आप अपने आप नहीं कर पाएंगे, उसके लिए आपको अपने डॉक्टर जो है, रोमेटोलॉजिस्ट है, वो आपको इसमें आपको हेल्प कर पाएंगे और वो ये सारी चीज़ें मेजर करेंगे। इसमें मोटी मोटी जो चीज़ें हैं जो पेशेंट रिपोर्टेड आउटकम्स नहीं है वो सब आपके डॉक्टर देखेंगे। कुछ इसमें पेशेंट रिपोर्टेड आउटकम भी रहेंगे जो डॉक्टर निकुंज जो है बाद में शेयर करेंगे और जो बैच फाइल में दिखाऊंगा। वो जो है कुछ पेशेंट रिपोर्टेड आउटकम्स भी है जो मरीज एक बार अगर खुद समझ ले तो वो खुद अपने आप उसको फिलअप कर सकते हैं। सो मूविंग अहेड, ये जो बास्मी है ये 1994 में जेंकिंसन करके एक जो रिसर्चर थे उन्होंने प्रपोज किया था। बेसिकली ये इसलिए प्रपोज किया गया है कि कुछ बेसिक चीज़ उन्होंने देखी थी कि हम एंकाइलोजिंग स्पॉन्डिलाइटिस के मरीज में हम मेजर करेंगे और उसमें से उन्होंने देखा कि ओवरऑल ये जो 5 चीज़ है वो अगर हम उसको इंक्लूड करके एक स्कोर बनाए तो उस स्कोर से हमें थोड़ा बेटर आइडिया लगेगा कि पेशेंट की बीमारी ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम कैसे जा रही है। यानी कि अगर पेशेंट आज पहली बार आया, 3 महीने के बाद आ रहा है, 6 महीने के बाद आ रहा है और 1 साल के बाद आ रहा है और उस टाइम पे अगर हम ये सब चीज़ें मॉनिटर करते हैं तो वो स्कोर जो है एक आउटकम जो हमें मिलता है ये 5 चीज़ जो है कि यानी कि सर्वाइकल रोटेशन यानी कि गर्दन की मूवमेंट, ट्रैवर्स टू वॉल डिस्टेंस, लंबर साइड फ्लेक्शन, मॉडिफाइड शोबर्स और इंटरमेल्युलर डिस्टेंस। तो ये सब जो मिला के जो 5 चीज़ें होती है जिसको बास्मी स्कोर कहते हैं, अगर हम ये ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम देखते हैं तो हमें पता चलेगा कि ये जो स्कोर जैसे जैसे अगर बढ़ता है तो इसका मतलब कि पेशेंट की बीमारी बढ़ रही है और उसके रिलेटेड जो उसकी डैमेज हो रही है स्पाइन में और बाकी के जॉइंट्स में, उसके वजह से ये उनकी मूवमेंट जो कहते हैं वो कम हो रही है। तो वो हम इस तरह से कुछ स्कोर्स है उससे हम कैलकुलेट कर सकते हैं। पर ये सारी चीज़ें जो है कई बार क्लिनिकल ट्रायल में ज़्यादा यूज़ होती है। रूटीनली अगर हम देखें तो साल में
या 6 महीने में एक बार अगर ये देख ली जाए क्लिनिकल प्रैक्टिस में, जिस मरीज में ये बीमारी तेजी से आगे बढ़ रही है, उसमें अगर हम ये अगर मॉनिटर कर पाए तो हमें बेटर आइडिया मिल सकता है कि ये किस तरह से आगे ये स्कोर्स बढ़ रहे हैं। सो कमिंग टू द फर्स्ट वन जो है बासमी। बासमी जो है, लास्ट टाइम भी हमने बासडाई के टाइम पे डिस्कस किया था कि बात करके एक जगह है इंग्लैंड में जहाँ पे इसके ऊपर काफ़ी रिसर्च हुआ है और जिसके ऊपर से ये बात एंकिलोजिंग स्पॉन्डिलाइटिस डिजीज एक्टिविटी इंडेक्स जो बासडाई बना था, उसी तरह से उसी जगह से ये बात एंकिलोजिंग स्पॉन्डिलाइटिस मेट्रोलॉजी इंडेक्स है। सो दिस इज कॉल्ड एज बासमी। इसके अंदर 5 मेजरमेंट्स लिए जाते हैं। फर्स्ट है कि लैटरल स्पाइनल फ्लेक्शन, सेकंड है ट्रेविस टू वॉल डिस्टेंस, थर्ड है लंबर्स फ्लेक्शन यानी कि आपको आगे झुक के जो हम टेस्ट करते हैं, जिसमें 2-3 प्रकार के टेस्ट होते हैं, शोबर्स टेस्ट, मॉडिफाइड शोबर्स टेस्ट, मॉडिफाइड शोबर्स टेस्ट, और हम मोटा मोटा एक मॉडिफाइड शोबर्स टेस्ट के बारे में आज डिस्कस करेंगे। मैक्सिमल इंटरमेल्युलर डिस्टेंस और सर्वाइकल रोटेशन जो है वो हम डिस्कस करेंगे ये बासमी के अंदर। और ये जो स्कोर है उसको भी हम 2 स्टेप डेफिनेशन या 10 स्टेप का डेफिनेशन या लीनियर डेफिनेशन के हिसाब से देखते हैं। और एसास जो कमिटी है वो इसको प्रेफर करती है कि आइदर हम 10 स्टेप डेफिनेशन यूज करें या लीनियर डेफिनेशन यूज करें, जब भी हम इसको इस्तेमाल करें तभी। पर एक 2 स्टेप डेफिनेशन भी होता है इसके अंदर। तो जो फर्स्ट है वो हम देखते हैं कि ये स्पाइनल मोबिलिटी जो है वो क्या चीज़ है और लैटरल स्पाइनल फ्लेक्शन इसको हम कैसे देखते हैं। तो स्पाइन पे 2 टाइप की मोबिलिटी हो सकती है। एक तो फॉरवर्ड बेंडिंग जो हम आगे झुक के करते हैं, दूसरा है लैटरल यानी कि साइड टू साइड हम जो मूवमेंट करते हैं स्पाइन से, वो वाली मूवमेंट। अब इसको भी 2 टाइप से हम ये टेस्ट को कर सकते हैं। जो फर्स्ट मेथड है उसमें ये रहता है कि जो मरीज है, जो पेशेंट है, उसको दीवार से टच होके सटक के खड़ा रहना है, इस तरह से कि पेशेंट की जो हील होती है यानी एडी होती है वो दीवार को टच करे। पेशेंट का बैक का जो एरिया है, हिप एरिया के पीछे का, वो भी जितना बैक को टच कर सकते हैं वॉल के साथ वैसे खड़ा रहना है। शोल्डर के पीछे का पार्ट जो है, शोल्डर ब्लेड्स वाला एरिया, वो भी पीछे टच हो और जितना स्ट्रेट ऐसा खड़ा रह के पीछे वॉल के साथ सटक के खड़े रह सकते हैं उस तरह से खड़े रहना है। और जो पैर है वो आपके साथ साथ होने चाहिए, हिप डिस्टेंस अपार्ट। और उस सिचुएशन में जो मरीज है उसका जो हाथ जहाँ पे फिंगर्स खत्म होती है वहाँ पे एक मार्क किया जाएगा और वहाँ से एक जो इंचटेप होती है या मेजरिंग की जो हमारी स्केल डिवाइस होती है उससे हम ग्राउंड का लेवल जो है वो मेजर करेंगे। और उसके बाद मरीज को बताया जाएगा कि पेशेंट जो है बिना वॉल से आगे हुए यानी वॉल को टच किए हुए ही लैटरली एक तरफ बेंड होना है, जैसे कि उसकी स्पाइन जो है उसको हेल्प करेगी ये बेंड होने में, और उससे उनका जो हाथ जो है कितना नीचे जाता है। अब वो जितना नीचे जाएगा वो मेजरमेंट और ऊपर वाला जो मेजरमेंट किया था उसको हम नीचे से फ्लोर से मेजर करके ऊपर ये जो 2 लाइन है उसका डिस्टेंस जो है मेजर करेंगे। तो ये जो फर्स्ट लाइन और जो थर्ड पिक्चर में हम देख पा रहे हैं कि हाथ जो नीचे जा रहा है, तो वो दोनों के बीच में जो डिस्टेंस मिल रहा है वो डिस्टेंस हम राइट साइड मेजर करेंगे, लेफ्ट साइड मेजर करेंगे, ऐसे 1 या 2 ट्राई देंगे और फिर उसमें जो बेस्ट एवरेज जो निकलेगा राइट और लेफ्ट का वो हम निकाल के इसका लैटरल स्पाइनल फ्लेक्शन की जो मूवमेंट है वो चेक करके एवरेज स्कोर डिसाइड करेंगे। सो ये पहला मेथड हुआ। दूसरा मेथड ये है कि सेम उसी तरह से खड़ा रहना है और जो फिंगर है मिडल फिंगर वहाँ पे एक लाइन ड्रॉ करनी है और फिर मरीज को बेंड होना है सेम उसी तरह से कि बैक जो है वो वॉल को टच रहे और स्लाइटली जितना धीरे धीरे करके बेंड होते जाना है और मैक्सिमम जहाँ तक बेंड हो पाए वहाँ तक बेंड होना है विदाउट कमिंग अहेड ऑफ द वॉल, यानी वॉल से सटक के रहना है और जितना बेंड हो पाए। और जो मिडल फिंगर से हमने मेजर किया था वहाँ से जो फ्लोर का डिस्टेंस है वो हम मेजर करेंगे दोनों में कि एक जो है और फर्स्ट लाइन जो मेजर किया और सेकंड लाइन में दोनों में हम फ्लोर का डिस्टेंस मेजर करेंगे और फिर वो सब्ट्रैक्ट करेंगे, राइट साइड भी करेंगे और लेफ्ट साइड भी करेंगे और दोनों का करके फिर जो हम मीन निकालेंगे वो हमें लैटरल स्पाइनल फ्लेक्शन का स्कोर देगा। सो ये दूसरा तरीका है। सो ये आपका फर्स्ट स्टेप हो गया बासमी कैलकुलेट करने का, फर्स्ट जो है लैटरल स्पाइनल मूवमेंट। सेकंड जो है ये है ऑक्सीपिट टू वॉल डिस्टेंस या ट्रैवर्स टू वॉल डिस्टेंस। इसके अंदर सेम मरीज जो है उस तरह से हील बैक को पीछे टच करके रखेगा, वॉल के साथ सीधा खड़ा रहेंगे और चिन अपने नॉर्मल लेवल जो है नॉर्मल कैरिंग लेवल पे सीधा देखेंगे। उस सिचुएशन में जो ट्रैवर्स टू वॉल डिस्टेंस यानी कि जो ये आपका ईयर होता है उसके आगे का पार्ट जो इसके अंदर आप वाइट एरो के साथ देख पा रहे हैं कि ये वाला जो हिस्सा है
इसको ट्रैगस कहा जाता है। जो एक्सटर्नल ऑडिटरी मीटर्स के जस्ट बाहर ये वाइट एरो जो है वो पॉइंट कर रही है, उसे ट्रैगस है। उससे लेके आपका जो ये दीवार का डिस्टेंस है वो ट्रैगस टू वॉल कहा जाएगा। और ये वाला जो हिस्सा है जिसे ऑक्सीपुट कहा जाता है, जो आपका स्कल है, जो खोपड़ी है, उसके पीछे का जो प्रोमिनेंस है, बोनी प्रोमिनेंस, उसे ऑक्सीपुट कहा जाता है। उससे जो दीवार का डिस्टेंस है दैट इज कॉल्ड एज ऑक्सीपुट टू वॉल डिस्टेंस। ये मेजर किया जाता है और जो बेस्ट ऑफ टू प्राइस जो है उसका जो है हम निकाल के इसमें मेजर करते हैं। तो ये आपका सेकंड पॉइंट रहता है। थर्ड पॉइंट रहता है आपका इसके अंदर मॉडिफाइड शोबर्स टेस्ट। जैसे मैंने बताया 2-3 टाइप के शोबर्स टेस्ट इस्तेमाल करते हैं, पर जो मोस्ट कॉमनली इस्तेमाल किया जाता है वो है ये मॉडिफाइड शोबर्स टेस्ट। इसके अंदर जो मरीज है आइडियली उसका जो टॉप है वो रिमूव करके हम मरीज का जो पीछे का बैक पार्ट है वहाँ पे पोस्टीरियर सुपीरियर इलियाक स्पाइन करके एक बोनी प्रोमिनेंस जो एरिया होता है उसके पास डिम्पल ऑफ वीनस होते हैं। वो जो आप इस स्लाइड में देख पा रहे होंगे, ये दो दो डॉट्स है, वहाँ पे डिम्पल ऑफ वीनस होता है। वो आपके जो रोमेटोलॉजिस्ट है वो आपको वहाँ पे मेजर करके डॉट्स लगाएंगे और उसके बीच में एक लाइन खींची जाएगी स्पाइन के बीच में एग्जैक्टली। वो लाइन के सेकंड पार्ट में जो 10 सेंटीमीटर ऊपर एक जो आपका लाइन का ऊपर एक लाइन ड्रॉ की जाएगी, तो दैट विल बी द सेकंड स्पॉट। और उस लाइन के नीचे कई टेस्ट में 5 सेंटीमीटर नीचे जो है वो हम करते हैं, जो मॉडिफाइड जो शोबर्स होता है उसके अंदर किया जाता है, और कई में 15 सेंटीमीटर 5 सेंटीमीटर इस तरह से किया जाता है। जो ओरिजिनल शोबर था उसमें 10 सेंटीमीटर का ही रहा था। सो बेसिकली एसेंस में ये है कि ये 2-3 स्पॉट मेजर करके मरीज को आगे झुकने का कहा जाता है। जैसे कि मरीज आगे झुकेगा तो ये जो दो स्पॉट्स के बीच में पहले जो 10 सेंटीमीटर गैप था, अभी अगर ये 12 सेंटीमीटर आ रहा है तो इसका मतलब कि 2 सेंटीमीटर जो है वो आगे बढ़ा है। उसी तरह से जो दूसरे मेथड्स होते हैं कि जिसके अंदर हम 10 सेंटीमीटर प्लस 5 सेंटीमीटर बिलो, ये दो लाइन है, जो फर्स्ट लाइन है इसके 10 सेंटीमीटर अबव और फर्स्ट लाइन के 5 सेंटीमीटर बिलो हम लाइन ड्रॉ करते हैं, यानी ये 15 सेंटीमीटर रख के मरीज को आगे बेंड करने के लिए बोला जाता है। और फिर ये लाइन जो है उसके बीच में आपका क्या डिस्टेंस रहता है ये मेजर किया जाता है। मान लो 15 से बढ़ के 20 हो गया तो जो आगे बेंड होने वाला है स्पाइनल मोबिलिटी है वो 5 सेंटीमीटर हुआ। उस हिसाब से ये जो है एक रिकॉर्डिंग की जाती है और वो जो 2 बार की जाती है और बेस्ट ऑफ जो 2 ट्राइज है वो हम उसको रिकॉर्ड करते हैं, जो आपका मॉडिफाइड शुगर का वैल्यू देगी। फिर आता है इंटरमेल्यूलर डिस्टेंस। अब जो ये इंटरमेल्यूलर डिस्टेंस है वो भी 2 टाइप से हम टेस्ट कर सकते हैं, एक तो खड़े खड़े और दूसरा प्रिफर्ड वे जो है कि मरीज बेड पे लेट जाए, काउच पे लेट जाए और फिर हम ये मेजर करें, जो प्रिफर्ड वे है इसमें किया जाने के लिए। इसके अंदर मरीज लेट के अपने दोनों जो पैर है जितना वाइड अपार्ट ले जा सकते हैं वैसे ले जाएंगे, और ये जो है आपका मीडियल मेल्यूलाई जो एंकल जॉइंट होता है उसमें यहाँ पे जो हड्डी का प्रोटूबरेंस होता है वो मीडियल मेल्यूलाई बोलते हैं। तो वो जो चीज़ है वो मेजर किया जाता है। ये ए पिक्चर में जैसे दिखाया गया है उसमें लेट के, और बी पिक्चर में जैसे दिखाया गया है खड़े रह के, पर प्रेफर्ड तरीका है कि लेट के ये मेजर किया जाए। और जितना ही मैक्सिमल जो है इंटरमेल्यूलर डिस्टेंस इसके अंदर किया जा सकता है वो मेजर करना है हमें, जितना ज़्यादा है उतना बढ़िया है। फिर जो लास्ट पार्ट आता है वो है कि सर्वाइकल रोटेशन। जो सर्वाइकल रोटेशन है कि आपका जो नेक है उसकी मोबिलिटी कितनी है, आपकी जो मरीज की पेशेंट की गर्दन की मूवमेंट कितनी है, एक लेवल पे स्ट्रेट रख के मरीज को राइट और लेफ्ट करना होता है। पर उससे पहले सबसे पहले पेशेंट को स्ट्रेट बिठाया जाता है। जो आपके रोमेटोलॉजिस्ट है उनके पास जैसे प्रोट्रैक्टर टाइप का एक टूल होता है जिसे गोनियोमीटर कहते हैं, उस टाइप का गोनियोमीटर से ये हम टेस्ट यूजुअली करते हैं, जिसके अंदर मरीज के पीछे जो आपके रोमेटोलॉजिस्ट होते हैं वो खड़े रहते हैं, पेशेंट इज सिटिंग, वो बैठे हुए होते हैं और उनको स्ट्रेट देखने के लिए बुला जाता है, और उनके ऊपर ये टूल जो है गोनियोमीटर जो एक प्रोटेक्टर टाइप का डिवाइस होता है वो रहता है, कंपास टाइप का। और फिर मरीज को बोला जाता है कि कोई एक साइड मैक्सिमम मूवमेंट जितना है वो देखे, यानी कि लेफ्ट साइड देखे, फिर इसमें जितना मूवमेंट लेफ्ट साइड देखने पे वो एंगल कितना क्रिएट होता है वो देखा जाता है, और सेम थिंग फिर राइट साइड मूवमेंट करके देखा जाता है कि पेशेंट कितना राइट साइड देख पा रहा है, और फिर वो मैक्सिमम जितना देख पा रहे हैं उसका मूवमेंट से ये प्रोटेक्टर ऐसे मूव करके जैसे सेकंड में दिखाया गया है, ये 2 मीटर मूव करके हमें एक एंगल मिलता है, वो राइट और लेफ्ट दोनों साइड जो है हम
ये रिकॉर्ड करते हैं, और जो उसका मीन होता है राइट और लेफ्ट का, वो 0 से 90 डिग्री के बीच में हमें एक वैल्यू मिलती है जो हमें बताता है कि पेशेंट का सर्वाइकल रोटेशन कितना है, 70 डिग्री है, 60 डिग्री है, या फिर जो भी आपका मीन एवरेज निकलता है वो हमें बताता है कि बिकॉज ऑफ एंकिलोजिक स्पॉन्डिलाइटिस की पेशेंट की नेक मूवमेंट रिस्ट्रिक्टेड हुई है या नहीं। जैसे अगर कई मरीज की एडवांस डिजीज होती है तो उनकी ये नेक मूवमेंट रिस्ट्रिक्टेड हो जाती है, थोड़ी ही मूवमेंट रहती है 10 डिग्री या 20 डिग्री। उस सिचुएशन में जब ये राइट लेफ्ट दोनों करके हम निकालते हैं और मान लो वो 20 डिग्री है, तो हमें पता चलता है कि सिवियरली रिस्ट्रिक्टेड उनकी नेक मोबिलिटी है, और ये बीमारी की वजह से मरीज की जो नेक की जो सर्वाइकल मोबिलिटी है रोटेशन की, वो कम हो गई है। और जितना ज़्यादा स्कोर उतना बेटर है कि ये बीमारी से उनकी जो सर्वाइकल रोटेशन जो है वो डैमेज नहीं हुई है। सो ये सब जो कुछ मिला के स्कोर्स है ये हम बासमी में देखते हैं। इसके अलावा एक जो होता है ये स्पाइनल मोबिलिटी चेस्ट एक्सपेंशन जो है वो चेक किया जाता है। इसके अंदर पेशेंट को कहा जाता है कि अपने दोनों हाथ आइदर हेड के पीछे या हेड के ऊपर रख दे, सो दैट कि ये जो चेस्ट एरिया है फ्री हो जाए और आपके जो रूमेटोलॉजिस्ट है उसको अच्छे से मेजर कर पाए। अराउंड जो फोर्थ इंटरकोस्टल स्पेस यानी फोर्थ रिब के अराउंड जो जगह होती है वहाँ पे ये चेक किया जाता है। और इसके अंदर पहले जैसे ये फिगर 1 में दिखाया गया है कि एनसर्कल करके ये जो टेप है उससे एक हम मेजर करते हैं, फिर पेशेंट को बोलते हैं कि गहरी सांस लीजिए, मैक्सिमम इंस्पिरेशन जितना ले पाए वो लेना है, और फिर हम देखते हैं कि कितना वो वैल्यू आती है चेस्ट एक्सपेंशन में, और फिर एक्सपिरेशन यानी कि पूरी सांस जो इनहेल की है वो एक्सहेल कर देनी है, यानी सांस पूरी बाहर निकाल देनी है। और फिर जो है ये चेस्ट का एक्सपेंशन कितना रहता है, और जो वो हम एनसर्कल करके जो दोनों के बीच में जो रीडिंग मिलती है वो हमें बताती है कि चेस्ट एक्सपेंशन कितना रहा। मैक्सिमम इंस्पिरेशन टाइम पे वो बढ़ जाएगा सेंटीमीटर्स, और जैसे ये एक्सपिरेशन हवा जो आप एक्सहेल कर देंगे फिर आपका जो है चेस्ट वो एक्सहेल करने के बाद वापस क्या स्कोर आता है, दोनों को सब्ट्रैक्ट करके हमें एक वैल्यू मिलती है जो हमें चेस्ट एक्सपेंशन दिखाती है। और ये हम 2 बार करते हैं, और जो बेस्ट ऑफ 2 ट्राइज जो हमें वैल्यू मिलती है वो हम इसमें रिकॉर्ड करते हैं। तो ये तो बासमी के रिलेटेड हो गया। कुछ और मेजरमेंट्स जो है ये आपके रोमेटोलॉजिस्ट कर सकते हैं, स्पेशली अगर आपका हिप जॉइंट में अगर दिक्कत हो तो ये एक है कि आपका एक्सटर्नल रोटेशन और इंटरनल रोटेशन कैसे चेक किया जाए। तो जैसे ये फिगर में दिखाया गया है, मरीज लेटा हुआ है, नी को बेंड कर दिया है 90 डिग्री, और फिर ये जो गोनियोमीटर टाइप का जो हमने प्रोटेक्टर टाइप का इंस्ट्रूमेंट देखा था वो रखा जाता है नी के ऊपर, और फिर मरीज को कहा जाता है कि कितना वो एक्सटर्नली रोटेट कर सकते हैं, यानी आप जो थाई का आगे का पार्ट जो है वो देख पाएंगे कि वो बाहर की तरफ रोटेट हो रहा है। सो ये जो है जैसे ये थाई का एंटीरियर पार्ट है, यहाँ पे न्यूट्रल है, ये 90 डिग्री फ्लेक्स्ड है, ये स्ट्रेट है। अब ये थाई का पार्ट अगर हम बाहर ले जाएंगे तो हिप का एक्सटर्नल रोटेशन हो जाएगा। सो ये जो चीज़ है हमें बता रही है कि ये स्ट्रेट लाइन से ये जो एंगल बन रहा है that will give us the idea about the external rotation of the hip। तो हिप जॉइंट जो है कितना एक्सटर्नल रोटेट हो रही है राइट लेग में और लेफ्ट लेग में, इस तरह से हम दोनों लेग में ऑल्टरनेटिवली चेक कर सकते हैं। तो ये हमें एक्सटर्नल रोटेशन दिखाएगा। और इस स्लाइड में आप देख पा रहे हैं कि पेशेंट का पैर पहले सेंटर में है और फिर अभी हिप का हम इंटरनल रोटेशन चेक कर रहे हैं। जो थाई जो है वो अंदर की तरफ जो एंटीरियर पार्ट है वो आ रही है, तो पैर बाहर की तरफ जा रहा है। सो दिस विल गिव अस एन आइडिया अबाउट द इंटरनल रोटेशन। सो ये भी हम गोनियोमीटर टाइप के इंस्ट्रूमेंट के साथ मेजर कर सकते हैं। और जैसे किसी मरीज का हम आज देखते हैं और 6 महीने या 1 साल के बाद देखते हैं, और अगर उनका हिप डैमेज हो रहा है तो ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम हमें ये एक्सटर्नल रोटेशन और इंटरनल रोटेशन की जो वैल्यू मिलती है वो धीरे धीरे हम देख पाएंगे कि वो कम हो रही है। इसका मतलब कि उनका हिप जो है जॉइंट शायद डैमेज हो रहा है। सो ये सारे जो इंस्ट्रूमेंट से हम देख पाते हैं कि मोबिलिटी कितनी रहती है। सो कमिंग बैक टू द बासमी ये जो 5 चीज़ें जो मैंने अभी आपको दिखाई कि ये कैसे मेजर किया जाता है, लैटरल स्पाइनल फ्लेक्शन, ट्रैगस टू वॉल डिस्टेंस, जो मॉडिफाइड शर्बर टेस्ट यानी कि आपका लोअर पैक का जो इतनी फ्लेक्सिबिलिटी है वो, मैक्सिमम इंटरमेल्यूलर डिस्टेंस यानी दोनों पैर जितना मैक्सिमम स्प्रेड करके जो दोनों मेल्यूलाई के बीच में डिस्टेंस है वो, और सर्वाइकल रोटेशन यानी कि गर्दन की कितनी मूवमेंट है। इसमें हमने जैसे पहले बात की थी 3 टाइप के स्कोरिंग होते हैं, 2 स्टेप, 10 स्टेप और लीनियर डेफिनेशन। वो हम देखेंगे कि ये 5 जो चीज़ है इसमें स्कोर दिया जाएगा 0, 1, 2 यानी कि माइल्ड, मॉडरेट और सीवियर। जैसे कि लैटरल लंबर फ्लेक्शन में अगर मोर देन 10 सेंटीमीटर मरीज बेंड हो पा रहा है, यानी कि 10 सेंटीमीटर से ज़्यादा उनकी
बिना वॉल से आगे हुए लैटरली वो जो झुकना है वो दोनों साइड हमने जो मीन निकाला वो 10 सेंटीमीटर से ज़्यादा है तो वो बहुत ही अच्छा है, यानी उस स्कोर को 0 दिया जाएगा। अगर ये 5 to 10 सेंटीमीटर के बीच में है तो हम उसको 1 देंगे, और अगर ये 5 सेंटीमीटर से भी कम बेंड हो पा रहे हैं दोनों साइड में हमने मीन निकाला तो इसका मतलब कि पेशेंट का जो लैटरल लंबर फ्लेक्शन है वो अफेक्टेड है और इट सीवियरली अफेक्टेड है। तो ये 2 स्टेप डेफिनेशन के स्कोर्स है, मैं डिटेल में नहीं जाऊंगा। ये सब आप देख पाएंगे कि ट्रैगस टू वॉल डिस्टेंस में 15 सेंटीमीटर 30 सेंटीमीटर का कट ऑफ है। उसी तरह से मॉडिफाइड शोबर्स में मोर देन 4 सेंटीमीटर 2 to 4 सेंटीमीटर, लेस देन 2 सेंटीमीटर, यानी आगे झुकने पे आपके जो 2 पॉइंट्स के बीच में गैप था वो कितना है। अगर 2 सेंटीमीटर से लेस आप आगे बेंड हो पा रहे हैं तो इसका मतलब कि आपको जो लोअर लंबर रीजन का फ्लेक्सिबिलिटी है वो सीवियरली अफेक्टेड है। उसी तरह से जितना ज़्यादा डिस्टेंस है आपके दोनों पैर अपार्ट करने पे, इंटरमेल्यूलर डिस्टेंस मोर देन 100 सेंटीमीटर है तो बहुत ही बढ़िया है, लेस देन 70 सेंटीमीटर है तो ये अफेक्टेड है सीवियरली। और नेक का रोटेशन 70 डिग्री से ज़्यादा आप रोटेट कर पा रहे हैं, 20 डिग्री से कम रोटेट कर पा रहे हैं या 20 to 70 डिग्री कर पा रहे हैं, वैसे ये माइल्ड मॉडरेट सीवियर या 0 1 2 स्कोर दिया जाएगा। अब एहसास कहता है उससे भी एक आगे का जो स्टेप है ये 10 स्टेप डेफिनेशन है, आपको कुछ याद रखने की ज़रूरत नहीं है, ये सब क्लिनिकल ट्रायल्स के लिए है। सो बेसिकली इस स्लाइड में मैंने बताया है कि 0 1 2 3 4 से लेकर 10 तक हम स्कोर कब देंगे, जब ये स्कोर होगा लंबर फ्लेक्शन में या मॉडिफाइड शोगर्स में, ट्रैगस टू वॉल डिस्टेंस में, इंटरमेल्यूलर में, सर्वाइकल रोटेशन, डिपेंडिंग ऑन ये क्या क्या वैल्यू आती है हम उसको 1 2 3 4 करके इसमें स्कोर देंगे। और जितना ज़्यादा स्कोर उसका मतलब कि पेशेंट की उतनी बीमारी ज़्यादा है जिसके वजह से उसकी जो मोबिलिटी है या बीमारी की वजह से जो डैमेज हो रहा है जॉइंट्स में वो ज़्यादा है। ऐसा रिकमेंड करते हैं कि आइदर आप ये 10 स्टेप डेफिनेशन इस्तेमाल करिए या लीनियर डेफिनेशन इस्तेमाल करिए। और ये लीनियर डेफिनेशन क्या है, ये लीनियर डेफिनेशन भी सिंपल है, जैसे इसमें दिखाया है एक स्केल पे होगा 0 to 10 जैसे यहाँ पे दिखाया है और ऊपर सेंटीमीटर दिखाया हुआ है, और जितना ज़्यादा आप सेंटीमीटर ये बेंड हो पाते उतना अच्छा है। तो जितना कम होता जाएगा उसमें ये स्केल में आप देख पाएंगे कि आप राइट साइड में वो जाता जाएगा। सिमिलरली ट्रैगस टू वॉल डिस्टेंस, नंबर फ्रैक्शन का जो मॉडिफाइड शुगर्स है उसके बारे में ये इस तरह से लाइन एक लीनियर हमें आइडिया लगेगा कि हम इस डायरेक्शन में जा रहे हैं या इस डायरेक्शन में जा रहे हैं। तो जैसे मरीज आज आया 6 महीने, साल भर, 2 साल के भर के बाद, तो अगर हम उस टाइम पे ये मेजर करते हैं तो हमें आइडिया रहेगा कि ये जो लैटरल स्पाइनल फ्रैक्शन आपका घट रहा है, बढ़ रहा है, ये ट्रैगस टू वॉल डिस्टेंस आपका कैसे, अगर बीमारी आगे बढ़ रही है, मरीज का हेड आगे जा रहा है, ये फिक्स हो रहा है तो ये डिस्टेंस बढ़ता जाएगा। उसी तरह से लंबर स्पाइनल फ्रैक्शन जो है वो घटती जाएगी, मैक्सिमम इंटरमेल्यूलर डिस्टेंस घटता जाएगा, सर्वाइकल रोटेशन है वो घटता जाएगा। तो अगर ये घट रहा है इसका मतलब कि लीनियरली ये बीमारी बढ़ रही है, और ये जैसे उसका फॉर्मूला है। आई एम जस्ट नॉट गोइंग टू दैट्स इट। दूसरा एक जो चीज़ जो आपके रोमेटोलॉजिस्ट डॉक्टर करते हैं वो आपके पेरिफेरल जॉइंट्स, वो जॉइंट काउंट करते हैं, यानी कि आपके ये जो पेरिफेरल जॉइंट्स है उसमें कितने में दर्द है, कितने में सूजन है, ये सब आपका देखते हैं। जैसे कि ये स्वोलन जॉइंट का काउंट का है तो आपके ये जो 10 स्मॉल जॉइंट्स जिसे एमसीपी बोलते हैं, 10 पीआईपी हो गए आपके, और रिस्ट जॉइंट हो गया, एल्बो हो गया, शोल्डर जॉइंट हो गया, स्टर्नोक्लेविकुलर जॉइंट के पास जो है वो हो गया, नी, एंकल, टोज, ये सब मिला के 44 जॉइंट्स होते हैं। वो एक आपका जो होम्यूनक्यूलस होता है उस पर मार्क करते हैं सोलन टेंडर। इस टाइप से हम पेरिफेरल जॉइंट्स का असेसमेंट कर सकते हैं कि आज अगर आपको देखा गया और आपके इतने काउंट्स एक्टिव है, टेंडर है या सोलन है, और अगर आपको 6 महीने के बाद देख रहे हैं वो डॉक्टर और वो आपका सोलन जॉइंट काउंट और टेंडर जॉइंट काउंट करेंगे तो उसमें अगर कम हुआ है तो हम एज ए रोमेटोलॉजिस्ट असेस कर पाते हैं कि ये कम हो रहा है या बढ़ रहा है, ये बीमारी कैसे आगे बढ़ रही है, वो आइडिया हमें देगा। नेक्स्ट जो है वो है बासफी, यानी कि बाथ एंक्लोजिंग स्पॉन्डिलाइटिस फंक्शनल इंडेक्स, यानी कि मरीज की फंक्शनलिटी कैसे चेक की जाती है। ये एक मोरलेस पेशेंट रिपोर्टेड आउटकम है। इसमें मरीज को ही हम ये क्वेश्चंस पूछते हैं, और अगर मरीज चाहे तो ये घर पे ही एक बार अगर उनको पता है कि ये कैसे भरना है तो ये अपने आप, जैसे बासडाई और एसडास को स्कोर हमने लास्ट टाइम डिस्कस किया था, वैसे ये भर सकते हैं। इसमें बेसिकली कुछ 10 एक आइटम्स है, यानी कि जो आपको क्वेश्चंस है उसको स्कोर करना रहेगा। जो फर्स्ट क्वेश्चन है ये आपके सॉक्स पहनने के बारे में है कि आप अगर सॉक्स पहनते हैं तो आपको उसमें कोई प्रॉब्लम तो नहीं होता, आप जैसे अपना ट्राउजर पहनते हैं उसमें आपको कोई दिक्कत आती है कि नहीं आती। सेकंड क्वेश्चन है आपके बेंड होने के बारे में कि अगर आप बेंड होके कुछ पेन गिर गई है फ्लोर पे या कुछ चीज़ उठाना है तो विदाउट कोई सपोर्ट आप उसको उठा पाते हैं या नहीं।
थर्ड क्वेश्चन है कि कुछ चीज़ शेल्फ में पड़ी है और आपको अगर वहाँ से उठाना है, जैसे अगर आप घर में कुछ चाय कॉफ़ी बना रहे हैं, अगर कोई फीमेल पेशेंट है और उसको ऊपर से कुछ शेल्फ से उठाना है, तो उस टाइप के रिलेटेड क्वेश्चंस है। तो उसमें आपको कोई हेल्प की ज़रूरत है या विदाउट हेल्प आप आराम से कर पा रहे हैं। फोर्थ क्वेश्चन है कि अगर आप चेयर में बैठे हैं तो उसमें से खड़ा होना है, आर्मलेस चेयर है यानी सपोर्ट नहीं है, और अगर सीधा आपको चेयर में से खड़ा होना है तो आराम से खड़े हो पाएंगे विदाउट सपोर्ट या नहीं। फिफ्थ क्वेश्चन है कि फ्लोर से आपको खड़ा होना है लाइन डाउन या उसमें से पोजीशन में से, तो उसमें आपके हेल्प की ज़रूरत है या नहीं है। सिक्स्थ क्वेश्चन है कि अगर आप खड़े हैं तो विदाउट सपोर्ट स्टैंडिंग अनसपोर्टेड, यानी कि विदाउट सपोर्ट आप खड़े हैं 10 मिनट से ज़्यादा, तो उसमें आपको कोई परेशानी है कि नहीं है। उसी तरह से सेवन्थ क्वेश्चन है कि अगर आप क्लाइंब कर रहे हैं, सीढ़ी चढ़ रहे हैं, 12-15 स्टेप चढ़ना है, तो आप हैंड रेल या कुछ सपोर्ट लेके आपको चढ़ना पड़ रहा है, 1 फुट एट ए टाइम आप चढ़ रहे हैं, तो आप उसके सपोर्ट के साथ चढ़ पाएंगे या विदाउट सपोर्ट चढ़ पाएंगे। उसी तरह से 8वां क्वेश्चन है कि आप अपने शोल्डर के ऊपर, जैसे पीछे देखना है, आप विदाउट टर्निंग योर बॉडी, यानी कई बार अगर एडवांस डिजीज होती है, मरीज को पीछे या साइड में देखना है, तो पूरा अपना बॉडी जो है वो इन टोटो मूव करते हैं। वो दिखाता है कि आपकी जो फ्लेक्सिबिलिटी है स्पाइन पे वो घट गई है। अगर ये आप बिना मूवमेंट ऑफ आपकी बॉडी को ओवर योर शोल्डर देख पा रहे हैं पीछे या नहीं, वो आपका 8वां क्वेश्चन है। फिजिकली एक्टिविटीज़, जो डिमांडिंग एक्टिविटीज़ होती है, वो आप अच्छे से विदाउट एनी प्रॉब्लम कर पाते हैं या नहीं। फुल डे एक्टिविटी घर पे या वर्क प्लेस पे आप अच्छे से कर पाते हैं कि नहीं, वो सब आपको 0 to 10 के स्केल पे रेट करना है। यहाँ 0 यानी कि आपको कोई दिक्कत नहीं, इट्स वेरी इजी, और 10 यानी कि इट वॉज जस्ट इम्पॉसिबल, मतलब आप ये कोई चीज़ कर ही नहीं पाओगे, उसको आप 10 स्कोर देखते हो। तो उसमें आप 0 से 10 को इस हर एक क्वेश्चन को क्या स्कोर देंगे। तो ये जो है एक पेशेंट रिपोर्टेड आउटकम है जिसे पासवी कहा जाता है, और ये आप एक मरीज जो एंकिलोसिंग स्पॉन्डिलाइटिस का मरीज है उसका फंक्शनलिटी, यानी कि उसकी एक्टिविटीज ऑफ डेली लिविंग, रोजमर्रा की जिंदगी में अपने जो डे टू डे फंक्शंस है वो कैसे कर पाते हैं, उसके रिलेटेड एक स्कोर है। और ये जो हर एक 10 चीज़ों पर जो स्कोर मिलेगा उसका एक अल्टीमेटली स्कोर कैलकुलेट किया जाता है। और वो स्कोर जैसे आज हमने कैलकुलेट किया ओवर अ पीरियड ऑफ से 6 मंथ्स या 12 मंथ्स अगर हम देखते हैं, तो ये जो स्कोर्स है वो हमें आइडिया देते हैं कि ये पेशेंट की फंक्शनलिटी डिटीरियोरेट हो रही है या इम्प्रूव हो रही है, उस तरह से। अब ये जो था वो इंग्लिश में था, इसके हमने हिंदी में और गुजराती में ट्रांसलेशन किए हुए हैं एज अ पार्ट ऑफ द फ्यू स्टडीज़। एक PERSPA स्टडी हुई थी और उसके रिलेटेड हमने कुछ ये जो सारे फॉर्म्स हैं जो पेशेंट रिपोर्टेड आउटकम्स है, उसके हमने उस स्टडी के लिए हिंदी में कुछ ट्रांसलेशंस किए थे, जो आप देख पा रहे हैं कि ये सारे क्वेश्चंस आपको हिंदी में दिख पाएंगे कि बिना किसी की सहायता के आप ये मुझे पहनना ये सब कर पा रहे हैं या नहीं। तो बेसिकली एसेंशियली हमने ये सारे का फॉरवर्ड और बैकवर्ड ट्रांसलेशन करके एक हिंदी ट्रांसलेटेड वर्जन बनाया है। ये पहले 5 क्वेश्चन है और ये बाकी के 6 से 10 क्वेश्चन है, जिसमें 0 यानी कि एकदम आसान, एकदम इजी, विदाउट एनी प्रॉब्लम, आप बिना कोई तकलीफ के ये कर पा रहे हैं, और 10 यानी कि इट वॉज इम्पॉसिबल, असंभव हो गया आपको वो चीज़ करने में। तो 0 to 10 पे इस तरह से आप ये सारे क्वेश्चन स्कोर कर पाएंगे। उसी तरह से हमने ये गुजराती में भी बनाया हुआ है कि ये पासवी में हम जो सारे क्वेश्चन जो हम इंग्लिश में देखे, हिंदी में और गुजराती में ये ट्रांसलेट किए हुए हैं। जैसे फर्स्ट का 5 क्वेश्चन आप देख पा रहे हैं और बाकी के 6 से 10 क्वेश्चन हम देख पा रहे हैं। तो ये पासवी के दोनों हिंदी और गुजराती ट्रांसलेटेड वर्जन्स हैं। So this was in total regarding the BASMI and the mobility indices or metrology और BASMI जो हम as a rheumatologist देखते हैं। बट फिर भी once again I will like to highlight कि इसमें से कई सारी चीज़ें आप जब भी आपके रोमेटोलॉजिस्ट के पास जाते होंगे तो वो शायद नहीं करते होंगे, क्योंकि मोटी मोटी ये काफ़ी सारी चीज़ें क्लिनिकल ट्रायल के पॉइंट ऑफ व्यू से की जाती है। पर अगर आपकी जो डिजीज एक्टिविटी के साथ साथ आपकी बीमारी की डैमेज अगर हमें एसेस करना है, तो ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम हम बेसलाइन में या फिर 6 महीने पे, 1 साल में, या फिर साल भर में एक बार या 2 साल में, जैसे जैसे हम ये चेक करते रहते हैं, ये हमें एक ऑब्जेक्टिव क्राइटेरिया स्कोर देगी, जिससे हमें आइडिया लगेगा कि आपकी जैसे बीमारी शुरू हुई, फर्स्ट टाइम आप अपने रोमेटोलॉजिस्ट से मिले तभी आपका स्कोर क्या था, 6 महीने या साल भर के बाद क्या था, 2 साल के बाद क्या है। तो उस तरह से हमें एक मोटा मोटा आइडिया देती है, एक नंबर वाइज आइडिया देती है कि ये बीमारी आगे बढ़ रही है या आपकी बीमारी स्टेबल है और कंट्रोल है, और ये आपकी बीमारी किस डायरेक्शन में जा रही है उसका हमें मोटे मोटे आइडिया होता है।
So with that, I come to the end of my talk and my presentation. जो मुझे कवर करना था वो मैंने कवर कर लिया है. और now I would like to invite Dr. Nikunj to take the other part. जो second part है वो cover करेंगे. So thank you very much for the kind hearing. Thank you, Bomik sir. First of all, at the outset, I would like to thank Antardhwani and Dr. Bomik sir for providing this opportunity on wonderful platform. तो जैसे आगे सर ने दिया, जो हमारा स्पॉन्डाइलोआर्थराइटिस जो है बीमारी है, उसको मेजर करने के बहुत सारे तरीके हैं, बहुत सारे टूल्स हैं. कुछ टूल्स हमने फर्स्ट पार्ट में कवर किए थे. ये जो सेकंड पार्ट है उसमें 2 टूल्स डॉक्टर बॉमिक सर ने आगे डिस्कस किए, आगे 3 मैं डिस्कस करूंगा. तो जैसे फर्स्ट पार्ट में डॉक्टर बॉमिक सर ने बताया था कि ये कंसेप्ट हम लेते हैं कि ओनियन की तरह है. जो फर्स्ट कोर वाला पार्ट है वो डिजीज स्पेसिफिक होता है, धीरे धीरे हम बाहर जाते हैं, डिफ्यूज होते जाते हैं. तो जो डिफ्यूज होते हैं वो ओवरऑल हेल्थ को मेजर करते हैं. जो कोर पार्ट है वो ज्यादा सेंसिटिव होता है, ज्यादा स्पेसिफिक होता है पर्टिकुलर डिजीज के लिए. इन सेकंड पार्ट बॉमिक सर ने जो कवर किया वो फिजिकल फंक्शन और स्पाइनल मोबिलिटी को कवर किया है. फिजिकल फंक्शन जो हमने कवर किया है, फंक्शन को हम 2 तरीके से असेस कर सकते हैं. जो फर्स्ट तरीका है डॉक्टर बॉमिक सर ने जो बताया कि सेल्फ रिपोर्टेड फॉर्म से, यानी कि पेशेंट रिपोर्टेड फॉर्म है, जिसमें कि पेशेंट खुद अपने से बताता है कि ये चीज मैं कर पा रहा हूँ, ये चीज मैं नहीं कर पा रहा हूँ, उस हिसाब से. तो वो पेशेंट रिपोर्टेड या सेल्फ रिपोर्टेड फॉर्म है फंक्शन असेसमेंट का, जिसको हम बासफी के रूप में देखे हैं. जो सेकंड फॉर्म है, सेकंड तरीका जो है फंक्शन असेस करने का, वो है परफॉर्मेंस मेजर. उसमें कि पेशेंट खुद परफॉर्म करता है एक्टिविटी और फिर उसके हिसाब से एक इंडेक्स बनती है. तो दोनों के कुछ अपने अलग से फायदे हैं और दोनों के अपने कुछ ड्रॉबैक्स हैं. जैसे कि सेल्फ रिपोर्टेड फॉर्म है, उसका सबसे बड़ा फायदा यह है कि वो छोटा फॉर्म होता है. 2 to 3 मिनट्स में पेशेंट खुद अपने से फील कर सकता है. उसके लिए किसी की हेल्प की जरूरत नहीं है, ना डॉक्टर चाहिए, ना ट्रेंड कोई असिस्टेंट चाहिए. एक बार समझने के बाद पेशेंट खुद वो मेजर कर सकता है. तो उसमें डॉक्टर की जरूरत नहीं पड़ती, पेशेंट खुद अपने से कर सकता है. बट उसका ड्रॉबैक ये है कि वो क्वेश्चन आंसर फॉर्मेट में है. जैसे वो बताता है कि आप सॉक्स पहन पाते हो या नहीं पहन पाते हो. कोई पेशेंट को लगता है कि मैं पहन पाता हूँ, बट वो इनफेक्ट कर नहीं पाता है. या तो किसी को लगता है कि मैं 12 स्टेप्स नहीं चढ़ पाता हूँ क्योंकि उन्होंने कभी किया ही नहीं है, बट इनफेक्ट आप उनसे करवाओगे तो वो 12 स्टेप्स चढ़ पाते हैं. तो जो सेल्फ रिपोर्टेड वाले जो टूल्स हैं उसमें अंडर एस्टिमेशन और ओवर एस्टिमेशन होता है, क्योंकि वो क्वेश्चन आंसर्स पे डिपेंडेंट है. तो नेक्स्ट टूल हम जो डिस्कस करने जा रहे हैं, एंकाइलोजिंग स्पॉन्डिलाइटिस परफॉर्मेंस इंडेक्स. उसमें एक्चुअली पेशेंट्स को हम एक्टिविटी करवा के देखते हैं कि वो एक्चुअली कर पा रहा है कि नहीं कर पा रहा है, और उसके करने की जो टाइम लेते हैं, जो समय लगता है, उसको मेजर करते हैं. तो ये बेसिकली 2 डिफरेंट वेराइटीज है फिजिकल फंक्शन मेजर करने की. तो जो ये एंकाइलोजिंग स्पॉन्डिलाइटिस परफॉर्मेंस इंडेक्स है, उनको वान विली और दूसरे कुछ कलीग्स ने साथ में 2009 में डिवाइस किया था. बेसिकली जो अपना पासफी टूल्स है, जो अभी डॉक्टर बॉमिक सर ने डिस्कस किया, उसी के क्वेश्चन आंसर है, उसी को एक्टिविटी में कन्वर्ट कर दिया इन्होंने. जो 10 क्वेश्चंस थे उसमें से 8 टेस्ट सिलेक्ट किए थे उन्होंने, और हर एक एक्टिविटी को फिनिश करने का टाइम वो मेजर करते थे इन सेकंड. जैसे कि 12 स्टेप्स जो है वो चढ़ने में कितना टाइम लगता है, आगे झुक के 6 पेंसिल्स गिरी हुई है उसको उठा के जो टेबल पे रखनी है बारी बारी से, उसमें कितना टाइम लग रहा है, शेल्फ पे पहुंचने में कितना टाइम लग रहा है, शोल्डर्स पे देखने में कितना टाइम लग रहा है, सॉक्स पहनने में कितना टाइम है, चेयर से उठने में और फिर बैठने में कितना टाइम लगता है, और फ्लोर पे लेटे हैं वहां से खड़े होने में कितना टाइम लगता है. और कुछ फिजिकल डिमांडिंग एक्टिविटी, मतलब कि वो चला के देखते हैं और ग्रेजुअली स्पीड इंक्रीज करने को बोलते हैं. तो ये इनिशियल 8 टेस्ट थे, और इन 8 टेस्ट में कितना टाइम लगता है वो सेकंड्स के हिसाब से वो मेजर करते थे. जैसे कि हमने बेसलाइन मेजरमेंट ले लिया, फिर 1 महीने या 2 महीने या 3 महीने के बाद वो वापस से मेजर करते थे, कुछ ट्रीटमेंट दी या कुछ एक्सरसाइज या फिजिकल थेरापीज करवाई, उसके बाद कितना इम्प्रूवमेंट हो रहा है वो मेजर किया जाता है इसमें. और ये जो 8 टेस्ट है उसको कंबाइन करके सेकंड्स नहीं बनाए जाते, ये अलग अलग रखे जाते हैं. जैसे कि फर्स्ट अटेम्प्ट में स्टेयर क्लाइंब करने में 15 सेकंड्स लगे थे और नेक्स्ट टाइम उनको 10 सेकंड्स लग रहे हैं, दैट मीन्स की इम्प्रूवमेंट हो रहा है.
बट लेटर ऑन इनको ये रियलाइज हुआ कि ये जो 8 टेस्ट है वो टाइम कंज्यूमिंग है, क्योंकि इसमें ऑब्जर्वर चाहिए, पेशेंट खुद नहीं कर सकता, या तो डॉक्टर चाहिए या तो कोई ट्रेंड असिस्टेंट चाहिए जो सेकंड्स को मेजर करे। तो ये 8 जो टेस्ट थे वो टाइम कंज्यूमिंग थे। तो लेटर ऑन उन्होंने जो देखा कि हम 8 की जगह सिर्फ 3 टेस्ट करें, कि जो हाईलाइट की गई है रेड में, कि बेंडिंग, सॉक्स पहनना और फ्लोर से खड़े होना, तो भी सेम इंफॉर्मेशन मिल सकती है जो हमें 8 टेस्ट में मिल रही है। तो 2015 में उन्होंने सिर्फ 3 टेस्ट को इंक्लूड किया है ये एहसास परफॉर्मेंस इंडेक्स में। टेस्ट 1 है वो बेंडिंग है, जैसे कि 6 पेंसिल्स को वो फ्लोर पे रख देते हैं फिक्स डिस्टेंस पे, पेशेंट को झुक के पेंसिल्स को उठाना है, बारी बारी से एक एक को उठा के पास में जो टेबल रखा जाता है उसके ऊपर रखनी होती है। तो टोटल 6 पेंसिल्स उठाने का जो टाइम है वो मेजर किया जाता है। टेस्ट 2 जो है उसमें सॉक्स पहनने में कितना टाइम लगता है वो मेजर करते हैं, और टेस्ट 3 जो है उसमें नीचे लेटे हुए हैं उससे उठ के खड़े होने में कितना टाइम लगता है वो मेजर किया जाता है। इसके ऊपर से उन्होंने एक इम्प्रूवमेंट क्राइटेरिया बनाया है, जैसे कि हमने टेस्ट फर्स्ट एक आज किया, एक दूसरा 3 महीने या 2 महीने बाद किया, तो कोई भी पेशेंट का टेस्ट इम्प्रूव हो रहा है कि नहीं वो कैसे पता चलेगा। तो वो पता लगाने के लिए इन्होंने एक इम्प्रूवमेंट क्राइटेरिया बनाया है। वो क्राइटेरिया है कि जो टेस्ट का जो टाइम लगा है सेकंड्स, 20% या ज्यादा इम्प्रूव हो रहा है 3 में से किसी भी एक टेस्ट का, तो उसको हम बोलेंगे कि पेशेंट इम्प्रूव हुआ है। बट साथ साथ में जो बाकी 2 टेस्ट बचे हैं उसमें डिटोरिएशन नहीं होना चाहिए 20% से ज्यादा। ये 2 क्राइटेरिया फुलफिल होते हैं तो हम कहते हैं कि पेशेंट का फिजिकल फंक्शन इम्प्रूव हुआ है ओवर अ पीरियड। जैसे डॉक्टर भौमिक सर ने भी आगे बताया कि ये जो टेस्ट है मोर ऑफ क्लिनिकल ट्रायल्स में यूज होते हैं रादर देन रूटीन डेली प्रैक्टिस। तो ये डेली प्रैक्टिस में इतने ज्यादा यूज नहीं होते हैं, क्लिनिकल ट्रायल्स में ये ज्यादा यूज होते हैं। इससे और ब्रॉडर कंसेप्ट पे हम जाएं, जैसे मैंने बताया कि हम जो ओनियन के कोर पे थे, आगे बढ़ते बढ़ते ब्रॉडर व्यू है, जूम आउट करते हम जा रहे हैं, और ब्रॉडर व्यू में हम देखें तो ये एक और इंडेक्स आता है एहसास हेल्थ इंडेक्स। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हेल्थ जो है अपनी, WHO जो अपना वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन है उसने हेल्थ को क्या डिफाइन किया है कि हेल्थ इज अ स्टेट ऑफ कंप्लीट फिजिकल, मेंटल एंड सोशल वेलबींग एंड नॉट मेयरली एन एब्सेंस ऑफ डिजीज और इन्फॉर्मिटी। उसका मतलब ये है कि बीमारी ना होना हेल्थ नहीं है। हेल्थ का मतलब ये है कि शारीरिक, मानसिक और सामाजिक सभी तरीके से आप तंदुरुस्त होने चाहिए, तभी उसको हम हेल्दी बोल सकते हैं। तो अब तक हमने जो फोकस किया वो बेसिकली बीमारी पे फोकस कर रहे थे, अब हम ब्रॉडर एस्पेक्ट मतलब कि हेल्थ पे फोकस करते हैं। दूसरा एक जो कंसेप्ट WHO ने दिया था वो था ICF, मतलब कि इंटरनेशनल क्लासिफिकेशन ऑफ फंक्शनिंग डिसेबिलिटी एंड हेल्थ। तो इसमें WHO ने ये बताया है कि कोई भी एक बीमारी है उसकी वजह से मरीज बीमार तो होता ही है, बट बीमारी के साथ साथ कुछ लिमिटेशन आ जाती है। जैसे कि किसी को आर्थराइटिस हो गया तो उसकी बीमारी की वजह से दर्द होगा, पेन होगा, सूजन होगा, बट लिमिटेशन ये आ गई कि उसका हाथ बंद नहीं हो रहा है, खुल नहीं रहा है, अकड़न हो रही है, या तो अपना जो एंकाइलोजिंग स्पॉन्डिलाइटिस है उसकी वजह से उसकी कमर अकड़ रही है तो उसको घूमने फिरने में दिक्कत हो रही है। ये जो चीज होती है उसको लिमिटेशन बोलते हैं। थर्ड उसकी जो कंसिक्वेंसेस है उसकी वजह से डिसेबिलिटीज आ जाती है, मतलब कि जैसे कि कोई को एंकाइलोजिंग स्पॉन्डिलाइटिस में स्पाइन एकदम फ्यूज हो गया तो उसका कार ड्राइविंग मुश्किल हो जाता है क्योंकि वो नेक बेंड नहीं कर पाते हैं। तो ये 3 इम्पैक्ट करती है कोई भी बीमारी। जैसे कि फर्स्ट आया जो पेन होती है, स्टिफनेस होती है, दूसरा होता है लिमिटेशन आ गया, और उसकी वजह से एक एक्टिविटी जो आपकी रुक जाती है उसको डिसेबिलिटी कहते हैं। तो ये WHO ने ब्रॉडर कंसेप्ट बनाया है कि बीमारी की वजह से क्या क्या चीजें हो सकती है। तो ये ब्रॉड जो कंसेप्ट था ICF का, उसको एहसास जो है अपना एंकाइलोजिंग स्पॉन्डिलाइटिस के लिए एसोसिएशन, उन्होंने इसी बेसिस के ऊपर से एक इंडेक्स बनाया कि जिसको नाम दिया है एहसास हेल्थ इंडेक्स। तो जो एहसास हेल्थ इंडेक्स है वो अपने एक्सियल स्पॉन्डाइलोआर्थराइटिस के पेशेंट्स हैं वो यूज कर सकते हैं। ये अगेन 17 आइटम्स को मेजर करता है जिसमें हेल्थ, फंक्शनिंग एंड डिसेबिलिटी तीनों कंसेप्ट को इन्होंने लिया गया है। अगेन ये मोर ऑफ क्लिनिकल ट्रायल्स में यूज होता है, बट रूटीन क्लिनिकल प्रैक्टिस में भी हम यूज कर सकते हैं। और ये जैसे अपना बासडाई है, जैसे अपना बासफी था,
एहसास हेल्थ इंडेक्स भी सेल्फ रिपोर्टेड है, मतलब कि पेशेंट खुद अपने से कर सकता है। 17 क्वेश्चंस होते हैं, हर एक क्वेश्चन के 2 आंसर होते हैं, आई एग्री और आई डू नॉट एग्री। तो जो 17 क्वेश्चंस है उसमें होता है कि जो दर्द है या पेन है उसकी वजह से मेरी जो रूटीन एक्टिविटीज है वो कॉम्प्रोमाइज होती है या नहीं होती है। दूसरा है खड़े रहने में दिक्कत होती है नहीं होती है। थर्ड है रनिंग कर पाते हैं या नहीं कर पाते हैं। फोर्थ क्वेश्चन जो है टॉयलेट यूज करने में कोई दिक्कत है कि नहीं है। फटीग या थकावट के ऊपर जो हम कंसंट्रेट करते हैं वो है कि नहीं है। सिक्स्थ क्वेश्चन जो है कि फिजिकल एफर्ट करने में मुझे मोटिवेशन मिलता है या नहीं मिलता है। कई लोगों को लगता है कि बीमारी की वजह से मैं थका थका ही रहता हूँ, वो है। सेवंथ क्वेश्चन है वो इंटरेस्ट इन सेक्स है। एट्थ क्वेश्चन है कि कार चलाने में कोई दिक्कत है कि नहीं है। नाइन्थ क्वेश्चन है कि पीपल के साथ कांटेक्ट बनाने में कोई दिक्कत है कि नहीं है। 10th है कि ग्राउंड पे चलने में कितनी दिक्कत होती है, एंड सो ऑन। 17 क्वेश्चंस इसमें है। ये सब जो जितने भी क्वेश्चंस है उसके आंसर एग्री या डू नॉट एग्री, मतलब कि मैं सहमत हूँ या नहीं हूँ, उसमें देने होते हैं। सेम इसी क्वेश्चंस को हिंदी में भी ट्रांसलेट किया गया है और ये 17 क्वेश्चंस के आंसर देने होते हैं। तो इसके जो एग्री और डिसएग्री है उसको उन्होंने स्कोर में कन्वर्ट कर दिया है। 1 मतलब कि मैं एग्री, 0 मतलब के डिसएग्री। तो 17 क्वेश्चंस है, मान लो कि सब क्वेश्चंस में डिफिकल्टी है, मतलब कि सब में एग्री हो रहे हैं, तो वो पुअर हेल्थ की ओर जाएगा। 17 मतलब कि पुअर हेल्थ, 0 मतलब कि सब फंक्शन कर रहे हैं, कोई चीज में दिक्कत नहीं आ रही है, दैट मीन्स की गुड हेल्थ। तो ये 0 to 17 तक उसमें स्कोरिंग मिलती है। जो 7वां और 8वां क्वेश्चन है वो कोई एप्लीकेबल है या नहीं है, उस हिसाब से उसको टिक मार्क्स दिए जाते हैं। जो मिसिंग डेटा है मोर ऑफ क्लिनिकल ट्रायल्स के लिए है कि जिसमें कई लोगों ने फॉर्म्स आधा छोड़ दिया होता है या कुछ क्वेश्चंस वो समझ नहीं पाते, वो टिक नहीं करते, तो उसको कैसे हैंडल किया जाता है वो है, वो रूटीन यूज के लिए नहीं। और इससे भी एक ब्रॉडर कंसेप्ट ये है कि जैसे बीमारी की वजह से ये सब चीजें हो रही है, बट आसपास का जो आपका इन्वायरमेंट है या जो सोशल इन्वायरमेंट है, फ्रेंड्स है, कलीग्स है, फैमिली मेंबर्स है, ओवरऑल हेल्थ सिस्टम है या तो गवर्नमेंट है, वो कितना आपको हेल्थ को अफेक्ट करती है, उसको देखने के लिए एक अलग इंडेक्स बनाया है एहसास ने। इसको बोलते हैं एहसास हेल्थ इंडेक्स इन्वायरमेंटल फैक्टर से, मतलब कि बीमारी को बाकी फैक्टर से कितना अफेक्ट हो रहा है हेल्थ में, वो देखा जाता है। तो इसमें 9 आइटम्स इन्होंने इंक्लूड की गई है। 9 आइटम्स है कि जिसमें फर्स्ट किया गया है कि जैसे कि मेरी बीमारी है या मेरा स्पॉन्डाइलो आर्थराइटिस है, उसकी वजह से जो मैं कुछ काम नहीं कर पा रहा हूँ, तो मेरे फैमिली मेंबर्स है दूसरे, वो रिस्पॉन्सिबिलिटी लेते हैं हाउस होल्ड काम करने के लिए। दूसरा जो क्वेश्चन है कि मेरे आसपास के जो दोस्त है जिस तरीके से मुझे देखते हैं कि ये बीमार है या इससे ये नहीं हो पा रहा है, तो वो मुझे पसंद नहीं आ रहा है, तो वो देखना है। थर्ड है कि आई कैन नॉट काउंट ऑन माई रिलेटिव्स टू हेल्प विथ माई प्रॉब्लम्स। फोर्थ क्वेश्चन है कि मुझे काम के लिए घर या जो वर्क इन्वायरमेंट है, ऑफिस का इन्वायरमेंट है, उसको मॉडिफाई करना पड़ रहा है। इसके आगे का जो 6th क्वेश्चन है कि आई हैव डिफिकल्टी गेटिंग वर्सनिंग ऑफ माय डिजीज एक्नॉलेज, मतलब कि कोई जैसे डॉक्टर बता रहा है कि आपका बीमारी खराब हो रहा है, तो उससे मुझे कितना बुरा लग रहा है या मैं एक्सेप्ट कर रहा हूँ कि नहीं मुझे ज्यादा तकलीफ नहीं है। तो इस हिसाब से इन्होंने एक इन्वायरमेंटल सेट का कोर सेट बनाया है। ये अभी ट्रायल बेसिस पे है, इसको क्लिनिकल ट्रायल्स में भी इम्प्लीमेंट अभी नहीं किया गया है कि इसको कैसे मॉडिफाई किया जाए, बट ये ब्रॉडर सेंस है कि जैसे सोसाइटी है, फ्रेंड्स है, कलीग है, एक हेल्थ सिस्टम है, उसकी वजह से ओवरऑल हेल्थ पे कितना इम्पैक्ट पड़ रहा है। जो लास्ट डोमेन और लास्ट मेजरिंग टूल जो हम डिस्कस करना चाहेंगे आज, वो है EQ5D। अब तक में जितने भी हमने मेजरिंग टूल देखे, स्टार्टिंग फ्रॉम बासडाई से लेके एहसास हेल्थ इंडेक्स, वो सिर्फ एक बीमारी पे कंसंट्रेटेड थे, मतलब कि एंकाइलोजिंग स्पॉन्डिलाइटिस या स्पॉन्डाइलो आर्थराइटिस पे कंसंट्रेटेड थे। जो ये लास्ट टूल है EQ5D, वो जेनरिक टूल है। जेनरिक टूल का मतलब ये होता है कि ये हेल्दी पॉपुलेशन में भी आप यूज कर सकते हो, हार्ट वाले मरीज में भी यूज कर सकते हो, डायबिटीज में भी यूज कर सकते हो, और आर्थराइटिस या स्पॉन्डाइलो आर्थराइटिस है उसमें भी यूज कर सकते हो।
इसका फायदा यह होता है कि इससे हम कंपेयर कर सकते हैं कि कंपेयर टू हेल्दी पॉपुलेशन अपने जो मरीज है स्पॉन्डाइलो आर्थराइटिस है उन पेशेंट्स का हेल्थ कितना लोअर हो रहा है, या तो डायबिटीज के मरीज है उसमें कितना हेल्थ रहता है और आर्थराइटिस के जो अपने पेशेंट्स है उसमें उसमें कितना हेल्थ रहता है। तो ये जेनरिक टूल का फायदा ये है कि ये बेसिक कंपैरिजन अलाउ करता है और इसका जो कोर कंसेप्ट है वो क्वॉलिटी ऑफ लाइफ पे है। जैसे गुजराती में बोलते हैं કેટલું જીવ્યા એ इम्पोर्टेंट नहीं बट केवू जीविया है इम्पोर्टेंट है। तो बेसिकली एडिंग ये जो है क्वालिटी ऑफ लाइफ के ऊपर डिपेंडेंट है। इसको यूरोकोल करके एक यूरोपियन ग्रुप है उन्होंने डिवाइस किया था। तो इसका मेन फंक्शन ये है, ये हेल्थ को एक वैल्यू देता है, ये नंबर देता है कि 100 में से कितने % आपकी हेल्थ है। और इसका एक और यूज होता है, ये हेल्थ इकोनॉमिक एनालिसिस में यूज होता है कि जहाँ गवर्नमेंट या जो जो पब्लिक सेक्टर है वो डिसाइड करता है कि एक बीमारी है डायबिटीज, इसका ओवरऑल हम देखें तो कितना खर्चा हो रहा है, हार्ट की बीमारी के पीछे कितना खर्चा हो रहा है, तो कितना हेल्थ हम पब्लिक का इम्प्रूव कर रहे हैं और कितना उसमें कॉस्ट लग रहा है। तो ये कॉस्ट इकोनॉमिक जो एनालिसिस होता है उसमें भी ये टूल यूज होता है। बेसिकली EQ5D मतलब कि यूरो क्वालिटी 5 डायमेंशन, तो 5 डायमेंशन ये मेजर करता है। मोबिलिटी मतलब कि चलना फिरना, सेल्फ केयर मतलब कि खाना पीना नहाना, यूजुअल एक्टिविटीज मतलब कि घर की या ऑफिस की जो यूजुअल एक्टिविटीज है वो, पेन और डिस्कम्फर्ट कितना है, और साइकोलॉजिकल मतलब कि एंजाइटी और डिप्रेशन कितना है। तो ये 5 डोमेन्स को मेजर करते हैं। हर एक डोमेन में 3 लेवल इंडिकेट किए जाते हैं। फर्स्ट लेवल की प्रॉब्लम नहीं है, सेकंड लेवल मतलब कि थोड़ी प्रॉब्लम है, थर्ड लेवल मतलब कि एक्सट्रीम प्रॉब्लम है, बहुत प्रॉब्लम। तो जो ये 3 लेवल का जो टूल बनता है इसको कहते हैं EQ5D 3L मतलब कि 3 लेवल। हर एक जो 5 डोमेन है उसमें हर एक में 3-3 लेवल्स दिए गए हैं और 3-3 लेवल्स में से पेशेंट अपने आप से अपने हिसाब से सिलेक्ट करता जाता है कि जैसे कि ये फॉर एग्जांपल यहाँ दिया गया है कि मोबिलिटी में पेशेंट्स को कोई दिक्कत नहीं है तो उसने फर्स्ट नंबर को टिक किया, सेल्फ केयर में भी फर्स्ट नंबर आया, यूजुअल एक्टिविटी में उसको थोड़ी दिक्कत है तो उसने सेकंड को चूज किया है, पेन और डिस्कम्फर्ट ज्यादा है तो उसको 3 नंबर दिया है, और लास्ट पे एंजाइटी डिप्रेशन को 2 नंबर दिया है। तो ये हर एक जो 5 डायमेंशन है उसके हिसाब से एक कोड बनता है। उस कोड को हेल्थ स्टेट कहते हैं। जैसे कि ये मरीज की हेल्थ स्टेट को हम बोलेंगे 11232। जैसे अलग अलग मरीज हैं उन सब के अलग अलग हेल्थ स्टेट बनते जाएंगे। ये हेल्थ स्टेट को समराइज करते हैं, एक इंडेक्स वैल्यू भी बाद में हम बताएंगे कि कैसे देते हैं। तो जैसे EQ5D 3 लेवल हमने देखा था, उससे आगे उन्होंने एक नया टूल डिवाइस किया जिसको EQ5D 5L नाम दिया है। क्यों? क्योंकि उसमें 5 लेवल के उन्होंने प्रॉब्लम्स दिखाए हैं। फर्स्ट इज नो प्रॉब्लम, स्लाइट इज सेकंड, मॉडरेट इज थर्ड, फोर्थ इज सीवियर प्रॉब्लम एंड फिफ्थ इज अनेबल टू डू। तो उन्होंने और रेजोल्यूशन इनका बढ़ा दिया है, तो EQ5D 5L हो गया। और लास्ट में उन्होंने बच्चों में या तो एडोलेसेंट में यूज करने के लिए एक EQ5D यूथ लाया है। उसमें कुछ मॉडिफिकेशन है, ये बेसिकली 4 साल से लेके 15 साल तक के मरीजों में यूज या तो हेल्दी पीपल में यूज किया जाता है। उसमें भी 4 से 8 साल के लिए वो प्रॉक्सी वर्जन होता है जिसमें कि उनके पेरेंट्स या तो कोई सीनियर सिबलिंग है वो हेल्प करता है। तो ये अलग अलग उन्होंने वर्जन्स बनाए हैं। बेसिकली लास्ट में किया क्या जाता है कि जो भी ये हेल्थ स्टेट जो हमने निकाला है उसमें एक इंडेक्स वैल्यू दी जाती है। इंडेक्स वैल्यू ये है, उसकी वजह से जो ये अपना हेल्थ स्टेट बना था वो एक नंबर बन जाता है हेल्थ की। मान लो कि इसका हेल्थ है वो 0.9 हो गया, इसका हेल्थ है वो 1 हो गया, इसका हेल्थ है वो 0.5 हो गया। इसके लिए उन्होंने वैल्यू सेट किए हैं। वैल्यू सेट का मतलब ये है कि हेल्दी 100 मरीज लोगों को हमने इकट्ठा किया और उनको क्वेश्चंस पूछते हैं कि जैसे ये 5 डायमेंशन है उसमें 1 स्कोर मिला तो आप अपने को कैसे हेल्थ में महसूस करोगे, 100% फाइन बताओगे या 50% पे रेट करोगे, 90% पे करोगे। तो ये 100 पेशेंट जो पर्सन इकट्ठे किए थे उसकी वजह से एक वैल्यू सेट जनरेट करते हैं, वो हर एक कंट्री के लिए अलग अलग होता है। उसके हिसाब से ये जो अपना हेल्थ स्कोर बना था 11321 या उससे एक इंडेक्स में कन्वर्ट हो जाता है। तो बेसिकली वो वेट अटैच करते हैं
सो हेल्थ स्कोर जो बनता है वो 0 से ले -1 इज परफेक्ट है, 0 इज डेथ, एंड इवन माइनस में भी जा सकता है कि कई लोग चूज करते हैं कि इससे अच्छा तो मर जाना अच्छा, तो वो जो बनता है वो माइनस में हेल्थ स्टेट जाता है। तो EQ5D है वो 1 से लेके माइनस में कितने तक भी जा सकता है। जैसे कि यहाँ मैंने एक पेशेंट के लिए कैलकुलेट किया है, ये अभी इंडिया के लिए ट्रांसलेट या इंडिया के लिए इसकी वैल्यू सेट नहीं बनी है, तो यहाँ मैंने यूनाइटेड किंगडम यूके के लिए बनाया है एक पेशेंट का। जैसे कि फर्स्ट आप एग्जांपल देखोगे उसमें जो हेल्थ स्टेट बन रही है वो 1 to 1 to 3 है, तो उसका जो इंडेक्स वैल्यू बनेगा वो 0.6 बनेगा एज कम्पेयर टू सेकंड पेशेंट की जो पूरा हेल्दी है, मतलब कि सब डोमेन्स, पांचों डोमेन में उसको कोई दिक्कत नहीं है, तो उसकी जो हेल्थ बनेगी वो 1 बनेगी। इस हिसाब से वो पूरा कैलकुलेट कर सकते हैं। ये भी मोर ऑफ क्लिनिकल ट्रायल या मोर ऑफ हेल्थ इकोनॉमिक एनालिसिस में है रादर देन यूजुअल प्रैक्टिस। जनरली जो रूटीन क्लिनिकल प्रैक्टिस है उसमें इसको हम कैलकुलेट करते नहीं है। जो लास्ट एक चीज होती है EQ5D वास, मतलब कि विजुअल एनालॉग स्केल, जैसे कि हमने स्पाइनल पेन के लिए कैलकुलेट करते थे या बास में जो हम यूज करते थे, सेम वास है। इसमें पेशेंट को सिंपल क्वेश्चन पूछा जाता है कि आज आप अपने हेल्थ को कहाँ पे रखोगे। जैसे 100 इज परफेक्ट हेल्थ, 0 इज वर्स्ट हेल्थ। तो यहाँ फॉर एग्जांपल जो पेशेंट ने टिक किया है वो 77 पे किया है। तो ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम इसको स्कोर करते जाते हैं कि ओवर पीरियड ऑफ टाइम ट्रायल में या ये दवाई देने से या ये फिजिकल एक्सरसाइज करने से ओवरऑल हेल्थ कितनी इंप्रूव हुई है, ये पता चलता है। तो टू समराइज, जो फर्स्ट लेक्चर था उसमें हमने जो डिस्कस किया था वो बासडाई और एसडास को किया था। आज डॉक्टर भौमिक सर ने बासमी और पासफी बताए। फिजिकल फंक्शन के जो दूसरा टूल था वो परफॉर्मेंस इंडेक्स, मतलब कि एसास परफॉर्मेंस इंडेक्स भी हमने देखा। और लास्ट में ब्रॉडर कंसेप्ट, मतलब कि हेल्थ ओवरऑल कैसी है, उसके लिए 2 टूल्स हमने डिस्कस किए, एसास हेल्थ इंडेक्स और EQ5D। थैंक यू। Thank you, Nikun sir. There are 2-3 questions. We'll take it up quick. Sir, first question ये है, it is not related to the topic, but questions है. मुझे 10 दिन से बैक स्पाइन में बहुत ज्यादा दर्द है. डायनापार एंड इंटाजेस्टिक टैबलेट लेने के बाद सिर्फ 3 आवर्स आराम मिलता है, फिर से दर्द शुरू हो जाता है. सो व्हाट इज द पेशेंट सपोज टू डू? उनको गाइडेंस चाहिए. भौमिक सर. ओके, सो आई प्रिज्यूम कि जो पेशेंट है, मरीज है, उनको एंक्लोजिंग स्पॉन्डिलाइटिस या स्पॉन्डिलोआर्थराइटिस की बीमारी है और वो उसके रिलेटेड ट्रीटमेंट में है और अभी लास्ट 10 दिन से उनका पेन बढ़ गया है. सो अगर बैक पेन बढ़ा है तो आपको ये भी जानना ज़रूरी है कि इस लास्ट 10 दिन के अंदर ये जो पेन बढ़ा है ये इन्फ्लेमेटरी नेचर का है, यानी कि जब भी सुबह उठते हैं, जो एंक्लोजिंग स्पॉन्डिलाइटिस में बीमारी में जो टिपिकल क्लासिकल पेन होता है जो रेस्ट के साथ बढ़ता है और वर्क या एक्सर्शन या मूवमेंट के साथ धीरे धीरे कम होता है, उस नेचर का है कि नहीं. ऐसा तो नहीं है कुछ चोट लगी है या फिर कोई एक्सर्शन ज़्यादा कर दिया है, कुछ वजन ज़्यादा उठा लिया है और उसके वजह से है. सो फर्स्ट थिंग वी नीड टू डिफरेंशिएट कि इन्फ्लेमेटरी पेन है या मैकेनिकल पेन है. मोस्ट प्रॉब्ली अगर ये इन्फ्लेमेटरी है तो ये हो सकता है कि एंकाइलोजिंग स्पॉन्डिलाइटिस की बीमारी का फ्लेयर हो सकता है, बीमारी बढ़ रही है, ऐसा हो सकता है. जो काफ़ी बार कॉमन चीज़ है कि ये बीमारी कई बार अप एंड डाउन फेजेस में लगी रहती है. जैसे कि अगर कोई ब्लड प्रेशर का मरीज हो, रेगुलर ब्लड प्रेशर की दवाई ले रहा हो, फिर भी उसका बीपी कभी भी हमेशा एक नहीं रहेगा. आज गया 3 महीने के बाद अगर वो अपने कार्डियोलॉजिस्ट के पास जाएगा, 6 महीने के बाद जाएगा, तो हो सकता है उसका ब्लड प्रेशर फ्लक्चुएट करेगा. कभी 120/80 है, कभी जाएगा अचानक से 150 हो गया. सो दैट मीन्स कि इवन आफ्टर टेकिंग ट्रीटमेंट बीमारी के फेजेस हो सकते हैं जिसमें अप एंड डाउन रह सकते हैं. इट कुड बी अ थिंग कि उनकी बीमारी में एंक्लोजिंग स्पॉन्डिलाइटिस की बीमारी फ्लेयर अप हो रही है. अगर फ्लेयर अप हो रही है और ये जितना बताया एनसेड्स जो है वो ले रहे हैं, उसके बाद भी अगर वो कवर नहीं हो रहा है, तो आप जो अपने रूमेटोलॉजिस्ट जो ट्रीटिंग डॉक्टर है उनके पास जाइए, उनसे मिलिए. प्रॉबेबली वो आपकी जो दवाइयाँ हैं उसमें चेंजेस करेंगे और आपको गाइड करेंगे कि क्या बेस्ट आपके लिए सूटेबल है.
आपसे डिस्कस करेंगे कि आपके लिए नेक्स्ट लाइन ऑफ ट्रीटमेंट आपकी सिर्फ बीमारी एक्शन है या पेरिफेरल है। वो कंडीशन पे वो डिसाइड करेंगे कि आपको कौन सी टाइप की दवाइयाँ इसमें एस्केलेट की जा सकती है। वो डिस्कस करेंगे, बायोलॉजिकल थेरेपी ऑप्शंस होती है, कुछ अभी जैक्सेट इनिबिटर्स जो टोफासिलिप टाइप की दवाई आई है वो उसके बारे में डिस्कस कर सकते हैं। अगर सिर्फ पेरिफेरल भी है और पेरिफेरल आर्थराइटिस ज़्यादा फ्लेयर अप हो रहा है तो वो सल्फासेलेजिन, मेथोट्रेक्सेट और उस टाइप की जो दवाई है उसके बारे में भी, मतलब बेसिकली आपका आगे का नेक्स्ट स्टेप जो है वो आपको आपके रोमेटोलॉजिस्ट के पास जाके उनको दिखा के आपका एग्जामिन करके एक कंबाइंड टीम अप्रोच के साथ आपको आगे बढ़ना देगा। तो आई वुड सजेस्ट कि आप अपने रोमेटोलॉजिस्ट से मिलिए और आप डिस्कस करिए कि ये एएस का डिजीज फ्लेयर है या ये एएस के साथ दूसरा कोई मैकेनिकल पेन है और आगे क्या करना है। Right. Sir, next question is, sir, the patient is asking, उनके योगा इंस्ट्रक्टर ने उनको फॉरवर्ड बेंडिंग के लिए मना किया है एंड शी इज अ एंगस्पॉन पेशेंट, बट व्हेन शी डज फॉरवर्ड बेंडिंग शी फील्स गुड, सो वो कर सकते हैं? देखिए, इसमें ऐसा है कि हम डिपेंडिंग अपॉन डिजीज एक्टिविटी या कितनी स्टिफनेस से हम एक्सरसाइज बोलते हैं, जनरली एक्सटेंसिव फ्लेक्शन मतलब कि आगे झुकने वाली और पीछे मुड़ने वाली दोनों एक्सरसाइज एंकाइलोजिंग स्पॉन्डिलाइटिस में एडवाइजेबल है, दोनों एक्सरसाइज कर सकते हैं। जो हम अवॉइड करने का बोलते हैं कि आगे झुक के जो वेट लिफ्टिंग है एक्सेसिव, वो हम अवॉइड करने का बोलते हैं। तो अनलेस की कोई स्पेसिफिक रीजन नहीं है, वी जनरली आस्क पेशेंट टू डू बोथ एक्सरसाइज, आगे झुकने वाली भी बोलते हैं और पीछे एक्सटेंड करने वाली, दोनों एक्सरसाइज एडवाइजेबल है। और क्रक्स वो है कि एक्सरसाइज किसी भी फॉर्म में हमें स्पाइन की करनी चाहिए जिससे स्टिफनेस है, जो पेन है, वो कम रहे। राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पेशेंट की पोस्चर डिटीरियोरेट हो रहे हैं, सो व्हाट आर द स्टेप्स शी शुड टेक? शी हैज नॉट मेंशन्ड एनीथिंग, दिस इज द ओनली क्वेश्चन। दिस इज अ वेरी जेनरिक क्वेश्चन, इसमें हमें कोई इंफॉर्मेशन ज़्यादा नहीं है। पेशेंट की पोस्चर डिटीरियोरेट हो रही है, सो लेट मी जस्ट ट्राई टू आंसर इन बिट्स एंड पार्ट्स। पोस्चर कुड बी रिलेटेड कि आपका अगर वर्क प्लेस पे आपका जो पोस्चर है, सिटिंग जॉब है, और उसमें आपका जो बैठने का तरीका है वो अगर अर्गोनॉमिक नहीं है, यानी कि जिस तरह से आप अगर कंप्यूटर पे काम कर रहे हैं, लैपटॉप पे या सिस्टम पे काम कर रहे हैं, अगर आपका बैठने का तरीका अगर उससे रिलेटेड है तो आपको थोड़ा ध्यान रखना पड़ेगा कि आप अपने पोस्चर को थोड़ा और अर्गोनॉमिक करें, यानी कि जैसे आप बैठे हैं आपको थोड़ा बैक सपोर्ट चाहिए विच मेक्स यू कंफर्टेबल, और साथ साथ में आपका जो आई लेवल और जो वर्किंग का लेवल, डेस्क का लेवल जो है आपको काम करने के लिए थोड़ा ईज रहे, उस टाइप से आप कर सकते हैं। अगर ये क्वेश्चन उस तरह से है कि एंकिलोजिंग स्पॉन्डिलाइटिस में जो आगे झुकाव होने लगता है, स्पाइन फ्यूज होने लगता है, और वो पोस्चर के साथ लिंक है, सो द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग इज कि दोनों तरीके से हमें इसको वी हैव टू बैटल इट आउट। एक कि फिजिकल थेरेपी, फिजियोथेरेपी एक्सरसाइजेस, जो स्पाइनल मोबिलिटी एक्सरसाइज की अभी डॉक्टर निकुंज ने अभी डिस्कस किया कि आपको इट इज़ एडवाइजेबल कि कोई भी प्रकार की स्पाइनल एक्सटेंशन एक्सरसाइजेस करते रहनी है until and unless it is contraindicated। कुछ चीज़ों में आपको वो contraindicated होती है, यानी कि अगर आपका पूरा ही स्पाइन एकदम क्या कहते हैं एंकाइलोज्ड हो गया है और यू आर एट अ वेरी हाई रिस्क ऑफ फ्रैक्चर, जो फ्रेजाइल फ्रैक्चर होता है, स्पाइनल फ्रैक्चर होने की डर रहती है और पूरा ही स्पाइन एंकाइलोज्ड है, उसमें हैवी वेट वाली एक्सरसाइजेस जिसमें हैवी बेंडिंग और वो है, उस टाइप का आपको जैसे वेट करके उठा के बेंड होना, वैसी जब जो हाई रिस्क एक्सरसाइजेस है वो अवॉइड करनी होती है। सो अंटिल एंड अनलेस इट इज कॉन्ट्राइंडिकेटेड बाय योर ट्रीटिंग रोमेटोलॉजिस्ट, हम हर बार एंकिलोजिंग स्पॉन्डिलाइटिस की बीमारी जब अर्ली फेज में होते हैं कहते हैं कि आप स्पाइनल एक्सटेंशन एक्सरसाइज पे फोकस करें। वन ऑफ द बेस्ट एक्सरसाइज इज स्विमिंग। स्विमिंग करना बहुत ही अच्छा एक्सरसाइज है, इसमें कोई लोड नहीं है, कोई वेट नहीं है, एंड इट गिव्स यू वेरी गुड स्पाइनल एक्सटेंशन, जो मसल से उसके लिए एक्सरसाइज हो जाती है। दूसरी जो आपकी स्पाइनल एक्सटेंशन एक्सरसाइज आपके जो फिजियोथेरेपिस्ट आपको सिखाते हैं वो कर सकते हैं। जिन लोगों को जो स्विमिंग नहीं कर सकते उनको ये अवश्य करनी चाहिए, डेली करनी चाहिए और लाइफ लॉन्ग करनी चाहिए। आगे चल के हो सकता है आपकी बीमारी जो है वो कम हो जाए, कंट्रोल हो जाए, तो आपकी मेडिसिन रुक सकती है, बीच में आप स्टॉप हो सकती है आपके, अगर रोमेटोलॉजी स्टॉप करते हैं तो, पर एक्सरसाइजेज विल रिमेन एंड शुड बी कंटिन्यू लाइफ लॉन्ग, सो दैट फिजिकल थेरेपी वो आपको कंटिन्यू करनी है। अगर पोस्चर
डिफॉर्म हो रहा है बिकॉज ऑफ ऑलरेडी डैमेज सेट इन हो गया है। वो आपके डॉक्टर जो है रूमेटोलॉजिस्ट आपके एक्सरे या फिर कुछ इमेजिंग करके आपको बता पाएंगे। अगर तो वो डैमेज हो चुका है, एंकाइलोज्ड हो चुका है, एक लेवल से ज़्यादा डैमेज हो चुका है, तो फिर हम उसको वापस नॉर्मल पे नहीं ला सकते। पर हाँ, अगर ये जो पोस्चर वर्स हो रहा है वो एक्टिविटी के वजह से है, अभी सिंडेस्मोफाइट फॉर्म नहीं हुए हैं, अर्ली झुकाव जो है वो हो रहा है, तो उस कंडीशन में अगर डिजीज एक्टिव है तो आपकी जो बीमारी की जो दवाई से हम उसको डिजीज एक्टिविटी कंट्रोल करेंगे। सपोज आप मान लो एनसेक्स पे ही है, प्रीडोमिनेंटली एक्शियल बीमारी है, हम उसको बायोलॉजिक्स थेरेपी या जो जैक्सटेट थेरेपी या जो भी है उसके उस पेशेंट के केस में जो भी अप्रूव्ड नेक्स्ट इंडिकेशन होगा उसमें हम अगर शिफ्ट करते हैं और उनकी बीमारी मान लो डिजीज एक्टिविटी कम होती है, तो वो भी आपको जो पोस्चर है उसमें फायदा करेगी कि आपका जो इन्फ्लेमेशन है उसमें कम करेगी, जिससे आगे के सिंडेस्मोफाइट जो है वो बनने रुके। और साथ साथ में अगर आप ये स्पाइनल एक्सटेंशन एक्सरसाइज करेंगे, दोनों साथ मिला के चलेंगे, तो आप अपना पोस्चर करेक्शन कर सकते हैं। और तीसरी चीज, आप अगर वर्क प्लेस पे हैं तो अर्गोनॉमिक वर्क पोस्चर जो है आपके फिजियोथेरेपिस्ट से या किसी से मिलके, फिजिकल थेरेपी जो आपको सिखाते हैं उनसे मिलके सीख लीजिए, विच इज़ वेरी एसेंशियल। लॉन्ग सिटिंग आवर्स ना करें, कभी अगर 1-2 घंटे का कंटिन्यू सिटिंग है तो आप 20 मिनट बैठ के थोड़ा बहुत उठ के, स्पाइन का अगर स्टिफ हो रहा है तो मूवमेंट करके 10 सेकंड के बाद वापस बैठ जाइए, 10-20 सेकंड के बाद। सो इट इज एसेंशियल कि आप कंटिन्यूस लॉन्ग वर्किंग आवर्स हो तो थोड़ा बीच बीच में ब्रेक लिया करिए। राइट, थैंक यू। As the time is up, we'll wind up. Bhaumik sir, Nikun sir, any parting comments for the patients? Okay, so thank you once again to Antardhwani for giving me this wonderful opportunity कि ये जो असेसमेंट वाला पार्ट था कि जिसमें हम आउटकम मेजर्स के बारे में जो एक रिक्वेस्ट आई थी हमें पेशेंट्स की साइड से कि दे वांटेड टू अंडरस्टैंड कि ये क्या चीज़ है और हम एंकिलोजिंग स्पॉन्डिलाइटिस को कैसे मेजर कर सकते हैं। हम और भी काफ़ी चीज़ें इसमें करते हैं एज रूमेटोलॉजिस्ट जो हमने इसमें डिस्कस नहीं की है फॉर सेक ऑफ सिंप्लिसिटी, जैसे कि रेडियोग्राफिक प्रोग्रेशन जो पोस्चर के बारे में हमने बात की, उसके अंदर भी कई सारे स्कोर्स होते हैं जो एज रेडियोलॉजिस्ट और एज रूमेटोलॉजिस्ट हम देखते हैं। कई बार हम एक्सरे करके जो इंडाइसिस है वो कैलकुलेट करते हैं, कई बार जो एमआरआई है बेसलाइन पे और साल 2 साल या 3 साल पे हम करके उसमें देखते हैं कि स्पाइन में कैसा है, कुछ बड़ा है, कुछ एमसा स्कोरिंग सिस्टम होती है। ऐसी कई सारी चीज़ें हैं कि जो हमने जानबूझ के इसमें कवर नहीं की है, क्योंकि ये इवन फॉर डॉक्टर्स ये बहुत हाई लेवल की चीज़ है कि इवन फिजिशियन से हम ये डिस्कस नहीं कर पाएंगे, ओनली रूमेटोलॉजिस्ट और रेडियोलॉजिस्ट के बीच में ही ये अंडरस्टैंडिंग वाली चीज़ है जो पेशेंट को कंफ्यूज कर सकती है, इसलिए हमने इसको डिस्कस नहीं किया है। पर जो चीज़ें हमने ये 2 पार्ट में डिस्कस की है वो ऐसी चीज़ है जो पेशेंट्स को जो उनकी बीमारी है उसको बेटर अंडरस्टैंडिंग के लिए हेल्प करेगी। और जैसे ही ब्लड प्रेशर और डायबिटीज़ में मरीज को पता रहता है अपने रिपोर्ट्स देख के कि शुगर का लेवल है, कि फास्टिंग लेवल ये है, पीपीवीएस ये है, HbA1c का रिपोर्ट ये है, तो मेरी डायबिटीज़ किस डायरेक्शन में जा रही है, ये पेशेंट को अपने घर पे बैठे बैठे पता चल जाता है। ब्लड प्रेशर का रिकॉर्डिंग अगर उनके पास इंस्ट्रूमेंट है, घर पे ही पता चल जाता है कि आज मेरा बीपी कल ठीक था आज बढ़ गया है, तो तुरंत ही वो अपने डॉक्टर के पास जाते हैं और वो बीपी कंट्रोल की मेडिसिन का जो चेंज करना है वो कर सकते हैं। सो आवर एम वॉज कि ये 2 सेशन में हमें सेंसिटाइज करना था ये सारे पेशेंट्स को, एंकिलोजिंग स्पॉन्डिलाइटिस के पेशेंट्स को, कि हाँ ऐसे भी कुछ टूल्स है सेम लाइक कि ब्लड प्रेशर और डायबिटीज़ में जैसे इस्तेमाल करते हैं उस तरह से बासडाई है, कुछ एसडास है, जो स्कोर्स है जो वो खुद मरीज अपने हिसाब से घर पे अगर वो समझ ले तो खुद कैलकुलेट कर सकते हैं। वो ऐप के जरिए, जैसे एसडास ऐप में हमने बताया था कि हिंदी में हमने ट्रांसलेटेड वर्जन्स भी किए हुए हैं, इंग्लिश में भी है। सो वो अपना फुल फॉर्म मतलब जो है वो भर के फॉर्म को अपने व्हाट्सएप कर सकते हैं, अपने डॉक्टर को, अपने फ्रेंड्स को, रिलेटिव्स को, फैमिली मेम्बर्स को वो स्कोर अपना जो है फॉरवर्ड कर सकते हैं। सो इट इज बिकम वेरी इजी। सो अगर मरीज खुद इसके रिलेटेड अवेयर है तो इट विल बिकम वेरी इजी दोनों के लिए, आपके ट्रीटिंग रोमेटोलॉजिस्ट के लिए भी कि मरीज अपने साइड से भी कुछ एफर्ट्स कर रहा है, अपना स्कोर कैलकुलेट करके अपनी बीमारी को ट्रैक कर रहा है, और दैट विल हेल्प अ लॉन्ग वे आपके रोमेटोलॉजिस्ट को कि आपको कैसे फर्दर गाइड किया जा सके। सो एम था कि हम सेंसिटाइज कर पाए और होपफुली हम ये 2 पार्ट में कुछ इन्फॉर्मेशन शेयर कर पाए होंगे अपने पेशेंट्स के साथ। सो थैंक यू वेरी मच अंतर्ध्वनि फॉर दिस वंडरफुल अपॉर्चुनिटी। Nikun sir? Thank you, Antardhwani, for providing this opportunity. बेसिकली जो अब कंसेप्ट हैं डिजीज के या बीमारी के वो है शेयर्ड डिसीजन मेकिंग, मतलब कि
पेशेंट और डॉक्टर दोनों साथ में मिलकर डिसीजन ले कि आगे हमें क्या करना है। इसके लिए ये मरीजों के लिए बहुत जरूरी है कि वो बीमारी को जाने, बीमारी बढ़ रही है कि घट रही है वो जाने, इसके ट्रीटमेंट के ऑप्शंस क्या क्या है वो जाने। तो बेसिक इसके लिए एजुकेशन या इंफॉर्मेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। तो thank you Antardhwani for spreading awareness and information about spondyloarthritis. Thank you. Thank you sir and Nikunj sir. पार्टिसिपेंट्स किसी को भी कभी भी कोई भी क्वेश्चन रिलेटेड टू मेजरमेंट टूल्स हो तो आप हमारा जो व्हाट्सएप है उस पे है या फेसबुक पे यू कैन गेट कनेक्टेड विद अस एंड वी विल गाइड यू रिगार्डिंग दैट। और कनेक्ट डॉक्टर के साथ भी होना है तो हम लोग आपको उसके रिलेटेड भी गाइड करेंगे, बट प्लीज आस्क क्वेश्चंस रिलेटेड टू द असेसमेंट टूल्स बिकॉज वो आपको ही हेल्प करेगा। थैंक यू एवरीवन, हैव अ हैप्पी वीकेंड। थैंक यू, सेम टू यू। Thank you.